हे गाइस, माहौल सरकार सीए फाइनल, सीएस फाइनल और सीएमए फाइनल, सरकार जो आपके एग्जाम्स हो रहे हैं उसके जो अमेंडमेंट्स थे, अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल फॉर मई 22 और दिसंबर और जून 2022 एग्जाम्स के लिए जो अमेंडमेंट्स थे उसका रिवीजन वीडियो भाई। तो सर सुपर फास्ट वे में सर सारे अमेंडमेंट जो हमारे लिए रिलेवेंट है एग्जाम्स के लिए उसको हम फास्ट वे में रिवाइज करें, सो दैट बिफोर द एग्जाम्स आपने अगर इस वीडियो को देख लिया तो आपके लगभग सारे अमेंडमेंट्स कवर। ओके तो सर जो मैंने आपको अमेंडमेंट लेक्चर अपलोड किया था लगभग सर 4 आवर्स के लेक्चर्स, 4 या 4.5 आवर के लेक्चर्स, मैं 4 लेक्चर आपके लिए अपलोड कर चुका था, उसका समरी ये है सर। ओके तो सर हम शुरू कर रहे हैं क्या अमेंडमेंट लेक्चर्स। ओके सर अमेंडमेंट नोट्स मैं मेन बुक के तो अपलोड कर चुका था, समरी बुक के भी मैंने अमेंडमेंट नोट्स अपलोड किए थे। ये समरी नोट्स को ही मैं यूज करके अमेंडमेंट वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं, पर हाँ आप ये वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। समरी नोट्स में भी सर जो जो अमेंडमेंट्स रिलेवेंट नहीं थे एग्जाम्स के हिसाब से उसको मैं छोड़ रहा हूं, क्योंकि ये बहुत सुपर फास्ट रिवीजन होने वाला है अमेंडमेंट्स का, सो दैट आपके एग्जाम्स के लिए ये यूजफुल हो पाए। ओके आइए सरकार आपकी स्क्रीन की तरफ देखिए। सबसे पहला अमेंडमेंट सर अगर हम बात करें इनपुट टैक्स क्रेडिट के केस में आईटीसी में फर्स्ट अमेंडमेंट जॉब वर्कर सर सेक्शन 19 जॉब वर्कर को क्या करना होता है सर। सर अगर आपने प्रिंसिपल के यहाँ जॉब वर्कर को गुड्स भेजा है और वहां से गुड्स वापस आ रहा है तो उसका एक क्वार्टरली जीएसटी आईटीसी 04 नंबर का फॉर्म फिल करना होता था, जिसको अभी चेंज कर दिया है। फॉर्म नंबर जीएसटी आईटीसी 04 अब आपको क्वार्टरली फाइल करने की जरूरत नहीं है। कितना गुड्स जॉब वर्कर के यहाँ गया और कितना वापस आया उसका जो स्टेटमेंट है वो आपको अब हाफ ईयरली ही फाइल करना है। कैसे फाइल करना साहब, हाफ ईयरली। पर हाँ और सुनो, अगर आपका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में एग्रीगेट टर्नओवर वाज अप टू ₹5 करोड़, कितना बेटा 5 करोड़, तो आपके तो और भी खुश खबर है, आपको ये जीएसटी आईटीसी 04 नंबर का फॉर्म जो है वो एनुअली फाइल करना है भाई, और वो भी फाइनेंशियल खत्म होने के बाद 25th ऑफ द नेक्स्ट मंथ बेटा, 25th ऑफ द नेक्स्ट मंथ आपको फाइल करना रहेगा। क्लियर। पर सर अगर आपका टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल में मोर देन ₹5 करोड़ था तो ऐसे केस में आपको एनुअली मोर देन ₹5 करोड़ था तो आपको 6 ईयरली, मैं भी क्या बोल रहा हूं भाई, हाफ ईयरली सर 6 मंथली। ओके आई रिपीट सर, सॉरी सर। फॉर्म नंबर जीएसटी आईटीसी 04 प्रिंसिपल ने जॉब वर्कर के यहाँ जो गुड्स भेजा और वापस से गुड्स जॉब वर्कर के यहाँ से प्रिंसिपल के यहाँ पे आ रहा है, उसका स्टेटमेंट जो स्टॉक का स्टेटमेंट होता है फॉर्म नंबर जीएसटी आईटीसी 04 वो पहले फाइल करना होता था क्वार्टरली, अब हो गया है क्या एनुअली। अगर आपका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में एग्रीगेट टर्नओवर वाज अप टू ₹5 करोड़ तो आपको एनुअली जीएसटी आईटीसी 04 फाइल करना है, क्वार्टरली फाइल नहीं करना है, वो भी 25th ऑफ द नेक्स्ट मंथ तक बेटा, मतलब 25 अप्रैल बेटा। क्लियर। एंड अगर आपका टर्नओवर मोर देन ₹5 करोड़ था प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में तो ऐसे केस में हाफ ईयरली आपको जीएसटी आईटीसी 04 फाइल करना है। सर फर्स्ट हाफ ईयर हो गया कौन सा, अप्रैल टू सितंबर, उसके लिए फाइल करना होगा 25th ऑफ अक्टूबर तक, और अक्टूबर से मार्च के लिए 25 अप्रैल तक आपको जीएसटी आईटीसी 04 फाइल करना पड़ेगा। क्लियर माहौल। सेकेंड अमेंडमेंट सर अमेंडमेंट नहीं है, सर्कुलर है सर। क्लाउड किचन सर ध्यान दीजिएगा बेटा, क्लाउड किचन और सेंट्रल किचन को भी रेस्टोरेंट सर्विस में क्लासिफाई करेंगे। जरूरी नहीं कि रेस्टोरेंट में कोई स्पेस हो जहाँ पे लोग बैठे और बैठ के खाना खाए, ऐसा जरूरी नहीं। अगर आप किसी क्लाउड किचन पे मतलब कई एक सेंट्रली लोकेटेड प्लेस पर खाना बना रहे हो और वहां से आप फूड डिलीवरी कर रहे हो घर पर, या केवल और केवल टेक अवे ही है वहां पर, बैठ के खाने की जगह नहीं, तो भी रेस्टोरेंट की डेफिनेशन में ये सर्विस आती है। एंड सर रेस्टोरेंट सर्विस के स्कोप में ये सर्विस आएगी एंड रेस्टोरेंट के प्रोविजन इस पर अट्रैक्ट होंगे। और हाँ रेस्टोरेंट के प्रोविजन अगर अट्रैक्ट होंगे तो कंपोजिशन स्कीम ले सकता है बेटा, ये हाँ है ना। एंड अदर प्रोविजंस रिलेटिंग टू रेस्टोरेंट विल अप्लाई हियर एट। सेकंड थिंग, अगर आप आइसक्रीम पार्लर चलाते हो बेटा, आइसक्रीम पार्लर क्या करते बेटा, कोई आइसक्रीम बनाते नहीं वहां पे, वो ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड आइसक्रीम को ट्रेडिंग करते बेटा, सो दे विल बी ट्रीटेड एज इफ दे आर ट्रेडर्स नॉट द रेस्टोरेंट। हाँ अगर आप वहां पे आइसक्रीम बना के फिर बेच रहे हो तो बात अलग होगी बेटा, अदरवाइज जो नॉर्मली आइसक्रीम पार्लर होते हैं उसके लिए सर्कुलर आया और सर्कुलर ने बोला क्या, ये आइसक्रीम पार्लर जस्ट ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड आइसक्रीम को क्या करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, इसलिए दे आर ट्रेडर्स नॉट द रेस्टोरेंट, और रेस्टोरेंट के प्रोविजन अट्रैक्ट नहीं होंगे, ट्रेडिंग के प्रोविजन अट्रैक्ट होंगे। और सर अगर आप कंपोजिशन स्कीम ले रहे हो तो ट्रेडिंग के केस में केवल 1% टैक्स बेटा, हाँ है ना भाई। आइए सरकार अगला चैप्टर नंबर 13 में चैप्टर नंबर 8 में सेक्शन नंबर 13 प्लेस ऑफ सप्लाई। सर जहां पे सप्लायर ऑफ सर्विस और रेसिपिएंट ऑफ सर्विस दोनों में से एक पर्सन आउट ऑफ इंडिया का है तो ऐसे केस में सेक्शन नंबर 13 सब सेक्शन 13 बोलता है क्या, गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो चाहे तो कुछ सर्विसेज को नोटिफाई करके प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन कर सकती है टू अवॉइड द डबल टैक्सेशन और टू अवॉइड द नॉन टैक्सेशन। तो वहां पर सर एक सर्विस गवर्नमेंट नोटिफाई कर दी, जैसे हमने एयरक्राफ्ट के इंजन या पार्ट्स अगर आपने उसका रिपेयरिंग कराया है तो ऐसे केस में सर लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ सर्विस इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। ये एयरक्राफ्ट के लिए ऑलरेडी था, वेसल और शिप के लिए भी ऐड कर दिया, और क्या बोल दिया, सप्लाई ऑफ मेंटेनेंस रिपेयर्स और ओवरऑल सर्विसेज in respect of ship or other vessels, their engines and components or parts supplied to a person for use in the course or furtherance of business, the place of supply shall be the location of the recipient of service। मतलब
सर नॉर्मली क्या होता है, जहां पे फिजिकल प्रेजेंस रिक्वायर्ड होती है वहां पे जहां सर्विसेज परफॉर्म करी वो प्लेस ऑफ सप्लाई होता है, पर वेसल और एयरक्राफ्ट के केस में ध्यान रखना रेसिपिएंट का लोकेशन विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। क्लियर। ये सर्विस के केस में इंपैक्ट कहाँ आया है, जिन्होंने सर इंडियन कंपनी थी बेटा, इंडियन शिपिंग कंपनी, इंडियन एयरलाइंस, सर उसने आउट ऑफ इंडिया के किसी मैकेनिक से, आउट ऑफ इंडिया की किसी इंजीनियरिंग कंपनी से रिपेयरिंग कराई बेटा, मेंटेनेंस सर्विसेज ली, सप्लाई और सर्विस आउट ऑफ इंडिया। अब भले उसने सर्विस आउट ऑफ इंडिया परफॉर्म करी, पर लोकेशन ऑफ सर्विस जो रेसिपिएंट इंडिया का है वो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा और ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस के स्कोप में आ जाएगा और वहां आईजीएसटी लग जाएगा बेटा। ये पर्पस था इसको टैक्स लगाने का बेटा। ओके सर। अच्छा, इंडिया की कंपनी अगर आउट ऑफ इंडिया के शिप या वेसल्स या एयरक्राफ्ट वगैरह रिपेयरिंग कर रही है तो वैसे भी वो सिंस टेम्पररी गुड्स इंडिया में आया रिपेयरिंग के लिए वापस इंडिया से बाहर जाएगा, तो एनीवेज लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट वाज द प्लेस ऑफ सप्लाई। क्लियर। पर सर इंपोर्ट ऑफ सर्विस में यहाँ पे इंपैक्ट आ रहा है और इंपोर्ट ऑफ सर्विस के केस में मतलब ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस के स्कोप में आ जाएगा। और सर जो इंडियन कंपनीज है उन्होंने अगर आउट ऑफ इंडिया की कंपनी से रिपेयरिंग सर्विसेज ली, मेंटेनेंस सर्विस ली, वेसल या एयरक्राफ्ट की, तो उनको रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना पड़ जाएगा। इसलिए ये पॉइंट यहाँ पे इंसर्ट किया इस तरह से सर। आइए बच्चों अगला पॉइंट। सर आईजीएसटी एक्ट के अंदर एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस रिलेटेड एक कंडीशन थी बेटा। अच्छा, किसी भी सर्विस को एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस कब कहेंगे? 5 कंडीशन। फर्स्ट, सप्लायर शुड बी लोकेटेड इन इंडिया, recipient should be located outside India, place of supply should also be outside India, payment convertible foreign exchange में आना चाहिए, प्लस आरबीआई ने अगर अलाउ कर दे तो आईएनआर में आके तो भी चल जाएगा बेटा। एंड लास्ट कंडीशन क्या थी सर? सप्लायर ऑफ सर्विस एंड रेसिपिएंट ऑफ सर्विस दोनों सेम पर्सन के डिस्टिंक्ट एस्टेब्लिशमेंट नहीं होने चाहिए। तो उसको लेके एक क्वेश्चन आया था कि क्या अगर कोई कंपनी जो आउट ऑफ इंडिया है बेटा, उसने अपना एक कंपनी या खोल दिया, मतलब जिसका इनकॉर्पोरेशन इंडिया में करा दिया, तो क्या वहां पर सर अब इंडियन कंपनी ने वो फॉरेन कंपनी को अगर कोई सर्विसेज दी तो क्या वो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन कहलाएंगे और क्या वो एक्सपोर्ट में कवर नहीं होंगे? तो आंसर आया क्या भाई साहब, अगर आपने इंडियन लॉ में कोई रजिस्टर्ड कंपनी है और फॉरेन लॉज में, फॉरेन कंट्रीज में आपने कोई ब्रांच खोली है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस खोला और उसका वहां पे फॉरेन लॉज में आपने इनकॉर्पोरेशन करा दिया, तो साहब ये एक अलग कंपनी बन गई है, ये सेम पर्सन के डिस्टिंक्ट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। या सेम वे आउट ऑफ इंडिया की किसी कंपनी ने इंडिया के अंदर अपना ब्रांच खोला, रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस खोला, पर उसका इनकॉर्पोरेशन करा दिया या पे कंपनीज एक्ट में रजिस्ट्रेशन करा दिया या कोई लीगल एंटिटी बना दी, तो ऐसे केस में दोनों सेपरेट पर्सन बन गए और दोनों सेम पर्सन के डिफरेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं कहलाएंगे सर। हाँ, तो सर इन्होंने अगर आपस में ट्रांजेक्शन किया, मतलब इंडियन कंपनी ने आउट ऑफ इंडिया वाली कंपनी को सर्विस दी है, तो अगर अदर कंडीशन सेटिस्फाइड है तो वो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस में कवर होगा, ये मेयर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं कहलाएंगे। पर अगर आउट ऑफ इंडिया की किसी कंपनी ने यहाँ पे एक अपना ब्रांच ऑफिस खोला होता, रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस खोला होता जिसका अलग से कोई इंडियन लॉ में इनकॉर्पोरेशन नहीं कराया होता, तो ऐसे केस में सर अगर इंडियन ब्रांच ने आउट ऑफ इंडिया वाली कंपनी को सर्विस दी होती तो वो मेयर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन कहलाते, या वाइस वर्सा भी होता तो मेयर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन कहलाते, वो एक्सपोर्ट में कवर नहीं होते बेटा। पर अगर सेपरेट रजिस्ट्रेशन करा दिया, इंडियन कंपनीज एक्ट में अलग रजिस्ट्रेशन है, फॉरेन कंपनी लॉ में अलग रजिस्ट्रेशन बेटा, तो साहब ऐसे केस में दोनों अलग अलग पर्सन बन गए और यहाँ पे एक्सपोर्ट का बेनिफिट मिलेगा अगर सारी अदर कंडीशन फुलफिल है तो बेटा। आइए सर नेक्स्ट क्या है? क्लेरिफिकेशन रिगार्डिंग स्कोप ऑफ द टर्म इंटरमीडियरी। सर इंटरमीडियरी क्या बोला है? वो एक एजेंट है, ब्रोकर है। दो सप्लायर मतलब एक दो प्रिंसिपल के बीच में एक एजेंट है बेटा। वो क्या कर रहा है बेटा? वो दो लोगों को डील करवा रहा है, वो खुद सप्लाई नहीं कर रहा है। ही इज नॉट सप्लाइंग द गुड्स और सर्विस ऑन हिज ओन, ही इज जस्ट क्या कर रहा है? एक रोल प्ले कर रहा है एजेंट का, ब्रोकर का, दो लोगों का सप्लाई का ट्रांजैक्शन के बीच में वो फैसिलिटेट कर रहा है, हेल्प कर रहा है दोनों को ट्रांजैक्शन कराने में। तो प्राइमरी रिक्वायरमेंट ऑफ इंटरमीडिएट सर्विसेज फर्स्ट क्या है? मिनिमम 3% चाहिए बेटा इसके अंदर। मिनिमम 3 पार्टीज, सप्लायर ऑफ सर्विस या सप्लायर ऑफ गुड्स, रेसिपिएंट ऑफ गुड्स और रेसिपिएंट ऑफ सर्विस, एंड बीच में इंटरमीडियरी। 2 डिस्टिंक्ट सप्लाईज, एक तो मेन सप्लाई बेटा जो मिस्टर ए सप्लाई कर रहा है मिस्टर बी को, मेन सप्लाई हो गया, और एजेंट भी तो अपना सर्विस दे रहा है बेटा, इंटरमीडिएट सर्विसेज, तो वो हो गया क्या? एंसिलरी सप्लाई जो एजेंट सप्लाई करता है बेटा। ओके, अ पर्सन इन्वॉल्वड इन सप्लाई ऑफ मेन सप्लाई ऑन प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस टू अनदर पर्सन कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज सप्लायर ऑफ इंटरमीडिएट सर्विसेज। वो खुद सप्लाई कर रहा है बेटा। इंटरमीडिएट सर्विस सप्लायर टू हैव द कैरेक्टर ऑफ एन एजेंट, ब्रोकर और एनी अदर सिमिलर पर्सन, बट ही इज नॉट द मेन एक्चुअल सप्लायर। इट डज नॉट इंक्लूड अ पर्सन हु सप्लाइज गुड्स और सर्विस और बोथ और सिक्योरिटीज ऑन हिज ओन। वो खुद बेच रहा है तो इंटरमीडिएट नहीं है सर। सब कॉन्ट्रैक्टिंग फॉर अ सर्विस इज नॉट एन इंटरमीडिएट सर्विसेज। ध्यान देना बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। मान लो सर मैंने आपको वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का काम दिया बेटा, मेरे लिए बिल्डिंग बनाओ। अब आपने ये काम क्या कर दिया? आउटसोर्स कर दिया, आपने किसी को सब कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। तो सब कॉन्ट्रैक्ट वाला आपको जो सर्विस दे रहा है वो प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेस पे दे रहा है। ही इज नॉट एक्टिंग एज एन एजेंट। हाँ है ना, क्लियर? वो मेरे यहाँ पे आके बिल्डिंग बनाएगा बट ही इज नॉट योर एजेंट। क्लियर? वो हो सकता है मेरे यहाँ पे आके सर्विस दे रहा हूं, मेरी बिल्डिंग बना रहा है साहब,
पर उसको आपने अपॉइंट किया है, नॉट एन एजेंट, आपने सब कॉन्ट्रैक्ट पे दिया है, तो ये प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस पे सप्लाई होता है, ये इंटरमीडिएट नहीं है साहब। ओके, आइए सरकार अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम साहब। ये रहा सर। सर मेगा एग्जामिनेशन लिस्ट के अंदर जो एजुकेशन रिलेटेड सर्विसेज थी उसके लिए सेंट्रल बोर्ड और स्टेट बोर्ड के लिए एक सर्कुलर आया बेटा, सुनना। जैसे नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन, बच्चों मैंने आपको पढ़ाया हुआ है क्या कि सेंट्रल बोर्ड एंड स्टेट बोर्ड, जैसे सीबीएसई बोर्ड हो गया, आरबीएसई बोर्ड हो गया, स्टेट बोर्ड हो गया बेटा, सर इंटरनेशनल बोर्ड हो गए, ये क्या है? ये बोर्ड जो होते हैं बेटा ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के स्कोप में नहीं आते, पर सर फॉर द लिमिटेड पर्पसेस ऑफ कंडक्टिंग एग्जामिनेशन, फॉर द लिमिटेड पर्पसेस ऑफ कंडक्टिंग एग्जामिनेशन, इनको सेंट्रल एंड स्टेट बोर्ड्स को एजुकेशन बोर्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन माना जाता है। अब सुनो यहां पे सर्कुलर आया कि सिंस लिमिटेड पर्पसेस फॉर द कंडक्टिंग एग्जामिनेशन, इनको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन माना जाता है, इसलिए बोर्ड्स ने, जैसे नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन ने एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने के लिए कुछ फीस ली बच्चों से, सर उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, क्लियर? या फिर भले एंट्रेंस एग्जामिनेशन लिया बेटा, क्योंकि एंट्रेंस एग्जामिनेशन भी कवर होता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ने सर्विसेज दी अपने स्टूडेंट्स को किसके रिगार्डिंग, रिगार्डिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन, और एंट्रेंस फी चार्ज करी तो वो भी जीएसटी से एग्जाम रहेगा। प्लस इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मतलब इन बोर्ड्स ने, सेंट्रल या स्टेट बोर्ड ने सर एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने के लिए सर्विसेज ली, तो सर हमने पढ़ा था क्या, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन in respect of admission to or conduct of examination by such institution are also exempt। तो सर एग्जामिनेशन हॉल बुक कराया था हमने, क्वेश्चन पेपर प्रिंट कराया आपसे हमने बेटा, है ना? तो एग्जाम से रिलेटेड हमने आपसे सर्विसेज जैसे ऑनलाइन टेस्टिंग सर्विसेज, रिजल्ट पब्लिकेशन, प्रिंटिंग ऑफ नोटिफिकेशन फॉर एग्जामिनेशन, प्रिंटिंग ऑफ एडमिट कार्ड्स, क्वेश्चन पेपर एटसेट्रा व्हेन प्रोवाइडेड टू सच बोर्ड्स विल आल्सो बी एग्जाम फ्रॉम जीएसटी, क्योंकि दैट इज रिगार्डिंग कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन। और कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन के लिए, कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन के लिमिटेड पर्पस के लिए सेंट्रल और स्टेट बोर्ड को क्या माना जाता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन माना जाता है, तो उसको आपने सर्विसेज दी इन रिलेशन टू कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, वो एग्जाम्ड। उसने सर्विसेज दी बच्चों को कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन, एग्जाम्ड। पर इन्होंने कुछ और सर्विसेज दी, किसी और सर्विस के लिए कोई फीस लिया, जैसे इन्होंने क्या किया बेटा, किसी को कोई एक्रेडिटेशन दिया या कोई रजिस्ट्रेशन फी ली, सच एज एफएमजी स्क्रीनिंग टेस्ट, या किसी और प्रोफेशनल को कोई सर रिकॉग्निशन दिया, उसके लिए कोई फीस लिया, वो चार्जेबल टू जीएसटी होगा साहब, वो एग्जाम नहीं है सर। कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन से रिलेटेड सर्विस है तो एग्जाम होगी सर, क्लियर? ठीक सर। फिर आंगनवाड़ी, और आपने देखोगे गवर्नमेंट के सर कई सारे रूरल एरियाज के अंदर, गाँव के अंदर सर छोटे छोटे स्कूल होते हैं, छोटे छोटे स्कूल आपने देखा होगा, छोटे बच्चे पढ़ते हैं, प्ले स्कूल टाइप होता है सर, वो सर आंगनवाड़ी जिसको बोलते हैं, वहां पर गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड मिड डे मील स्कीम होती है सर। तो सर क्या होता है, कई बार कई सारे कॉर्पोरेट अपना कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, सीएसआर एक्टिविटी के लिए या किसी भी पर्पस के लिए मिड डे मील्स स्पॉन्सर कर देते बेटा स्कूल के लिए, तो सर इन्होंने अगर आंगनवाड़ी वगैरह को मिड डे मील्स स्पॉन्सर करी है, तो सर ऐसे केस में जो फीस चार्ज हुआ है क्या उस पर जीएसटी लगेगा क्या? सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बाय वे ऑफ कैटरिंग इंक्लूडिंग एनी मिड डे मील स्कीम स्पॉन्सर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। पर सर वहां पे लिखा था क्या, कैटरिंग सर्विस एग्जाम्प्ट है इंक्लूडिंग मिड डे मील स्कीम स्पॉन्सर्ड बाय द गवर्नमेंट। तो सर इट्स नॉट एसेंशियल कि वो मिड डे मील स्कीम स्पॉन्सर्ड बाय गवर्नमेंट ही होनी चाहिए, वो तो इंक्लूडिंग लिखा था ना सर। इसलिए कोई भी कॉर्पोरेट डोनेशन आए या गवर्नमेंट ग्रांट वगैरह से आए, अगर मिड डे मील स्कीम है उसके थ्रू अगर फूड वगैरह सप्लाई क्या कैटरिंग सर्विस दी है, कहां पर, स्कूल्स में। अच्छा आंगनवाड़ी भी प्री स्कूल के स्कोप में आता है, गवर्नमेंट ने क्लेरिफाई करके बोला, और बोला क्या, कोई कॉर्पोरेट डोनेशन दे या कोई गवर्नमेंट ग्रांट से हो, मिड डे मील स्कीम कैटरिंग की सर्विसेज दी किसी स्कूल को, जीएसटी एग्जाम्प्ट रहेगा, कोई दिक्कत नहीं साहब। आइए बच्चों अगले अमेंडमेंट की तरफ बढ़ते साहब। सर आपको पता है ऐसा कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम जिसका सारा एक्सपेंडिचर बोन किया है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी ने, तो ऐसे केस में आपने गवर्नमेंट को सर्विस दी है उस पर टैक्स माफ था, पर सर अभी गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, भले ही सारा एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट बोन नहीं करा, पर अगर एटलीस्ट 75% और मोर ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर इज बोन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन, तो सर ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए आपने कोई सर्विसेज दी गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को या यूनियन टेरिटरी को, तो ऐसे केस में जीएसटी क्या होगा, एग्जम्प्ट रहेगा। तो कुल मिला के अमेंडमेंट क्या हुआ बेटा, पहले सारा एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट बोन करना चाहिए था बेटा, अभी 75% और मोर ऑफ दी टोटल एक्सपेंडिचर भी अगर गवर्नमेंट ने बोन कर दिया, तो भी ऐसे केस में सर उस ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए आपने कोई सर्विस दी गवर्नमेंट को, तो उस पर जीएसटी क्या रहेगा, एग्जम्प्ट रहेगा। अच्छा गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर और दिया और बोल दिया क्या, कोई प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट है बेटा या कोई एनजीओ है,
वो भी अगर कोचिंग दे रहा है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने क्या किया, हर गांव गांव में, हर शहर शहर में जीएसटी का अवेयरनेस फैलाने के लिए यार सर यशवंत मंगल क्लासेस को, यशवंत मंगल एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उसको ओपन कर दिया कि भाई जाओ सब जगह ट्रेनिंग देखाओ जीएसटी के लोगों को, और उसका जो भी खर्चा होगा गवर्नमेंट बोन करेगी। तो ऐसे केस में भले वो प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट हो या कोई भी पर्सन हो सर, उसने जो सर्विस दी है, अगर सारा एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट बोन कर रहा है, मैं तो कह रहा हूँ 75% और मोर ऑफ द एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट बोन कर रहा है, जीएसटी क्या रहेगा, एग्जाम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक आया था क्या, स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट्स विद डिसएबिलिटीज, उसके लिए टोटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट बोन कर रहा था, और प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट या एनजीओ सर्विस दे रहे थे, तो जीएसटी एग्जाम सर, कोई दिक्कत नहीं सर। देन अच्छा ध्यान रखना, पूरे मेगा एग्जामिनेशन लिस्ट में कई सारी जगह चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन नंबर 12 लिखा था बेटा, जहां जहां 12 लिखा था वहां पर और 12 भी लिख दिया है बेटा। ये 5-6 जगह हुआ, पर मैंने हर जगह पे आपको नहीं दिया क्योंकि अननेसेसरी अभी एग्जाम्स के लिए कोई ऐसा कोई टफ तो है नहीं सर। क्लियर, ठीक सर। आइए मालिक अगले अमेंडमेंट की तरफ बढ़ते हैं। सर आपने सुना होगा फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2020 जो हिंदुस्तान में होने वाला था, जो हुआ नहीं था, तो गवर्नमेंट बोला कोई बात नहीं, जब भी ये होगा whenever it will be rescheduled तो वो एग्जामिनेशन मिलेगा सर। तो whenever rescheduled वर्ड इंसर्ट किए थे बेटा। अच्छा एग्जामिनेशन कौन सा बेटा, फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप वुमेन्स वर्ल्ड कप 2020 जो इंडिया में होने वाला है, उससे रिलेटेड, उस इवेंट से रिलेटेड आपने फीफा को कोई सर्विस दी या फीफा ने आपको सर्विस दी, तो ऐसे केस में उस पर जीएसटी क्या है, एग्जेम्प्ट है। अगर डायरेक्टर स्पोर्ट्स ने सर्टिफाई कर दिया कि दिस सर्विसेज आर इन रिलेशन टू इवेंट्स अंडर फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2020 बेटा, हाँ है ना भाई, ठीक सर। तो व्हेनेवर रीशेड्यूल्ड वर्ड ऐड हुआ सर। फिर सेम वे जैसे फीफा के लिए एग्जामिनेशन था, वैसे ही एएफसी मतलब एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन एंड इट्स सब्सिडरीज को आपने कोई सर्विस दी या इन्होंने आपको कोई सर्विस दी इन रिलेशन टू इवेंट्स अंडर AFC वुमेन्स एशिया कप 2022 टू बी होस्टेड इन इंडिया। तो AFC वुमेन्स एशिया कप 2022 जो हिंदुस्तान में होने वाला है, उस इवेंट से रिलेटेड AFC को आपने कोई सर्विस दी या उन्होंने आपको कोई सर्विस दी इस इवेंट से रिलेटेड, तो उस पर जीएसटी एग्जाम्प्ट है। पर डायरेक्टर स्पोर्ट्स सर्टिफाई करना चाहिए कि ये सर्विसेज आर इन रिलेशन टू दिस इवेंट ओनली बेटा। क्लियर। प्लस अगर वो इवेंट आप देखने गए तो उसके एंट्री टिकट पे भी जीएसटी क्या है, एग्जाम्प्ट है, हाँ है ना। इररेस्पेक्टिव ऑफ मॉनेटरी लिमिट, 500 रुपए का लिमिट नहीं है। आईपीएल का मैच देखने के 500 रुपए तक के टिकट पे जीएसटी माफ था, यहाँ पर इररेस्पेक्टिव ऑफ मॉनेटरी अमाउंट जीएसटी एग्जाम रहेगा। जाइए बेटा एग्जाम देखने के बाद ये मैच देखने जरूर जाना, पर अभी अपने मैच चल रहे हैं वो खेलिए अच्छे से। सरकार आइए अगला पॉइंट। सर हमको पता है कि अगर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय एयरक्राफ्ट क्या है, वेसल किया फ्रॉम कस्टम्स स्टेशन ऑफ क्लियरेंस इन इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया, तो बाय एयर गया है, बाय वेसल गया, जीएसटी एग्जाम था टिल 30 सितंबर 2021, जिसको बढ़ा के 30 सितंबर 2022 कर दिया था। क्लियर, कोई खास बात नहीं सर। जब से जीएसटी आया तब से ये एक्सटेंड हुए जा रहा है बेटा। आइए सरकार सैटेलाइट लॉन्च सर्विसेज हमने पढ़ा हुआ है, सप्लाइड बाय इसरो या अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन लिमिटेड या न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड आर एग्जाम फ्रॉम जीएसटी। क्लियर। अब इसके लिए पॉइंट आता है क्या रिगार्डिंग प्लेस ऑफ सप्लाई, कि अगर एनएसआईएल मतलब न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने अपने इंटरनेशनल कस्टमर्स को सर्विसेज दी, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, ये एक्सपोर्ट पे कवर होगा कि नहीं होगा। तो सर सिंपल सी बात है, हमने पढ़ा था क्या अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन लिमिटेड का सर्कुलर आया था सर, और वही सर्कुलर यहाँ पे भी एप्लीकेबल होगा, ऐसा ही सर्कुलर ने बोला। और वहां पे लिखा था क्या कि सैटेलाइट लॉन्चिंग सर्विसेज अ काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। तो यहाँ पे सैटेलाइट आप क्या करो, लॉन्च कर रहे हो, और सैटेलाइट जाती है स्पेस में, एंड स्पेस इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। और अगर 1% इंडिया का 1% आउटसाइड इंडिया का है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है, डेस्टिनेशन ऑफ द गुड्स, और डेस्टिनेशन ऑफ द गुड्स क्या है, आउट ऑफ इंडिया। क्लियर। अगर सप्लायर इंडिया का है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड इंडिया का है, रेसिपिएंट क्लाइंट जो है वो आउट ऑफ इंडिया का है, पैसा कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में आया है, प्लेस ऑफ सप्लाई भी आउटसाइड इंडिया हो गया, जहां सैटेलाइट लॉन्च करी वो आउट ऑफ इंडिया बेटा। एंड दोनों पर्सन सेम पर्सन के डिस्टिंक्ट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, तो वो एक्सपोर्ट में कवर हो जाएंगे और एक्सपोर्ट का बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई इज द डेस्टिनेशन आउट ऑफ इंडिया बेटा। अब भले ही जीएसटी एग्जाम्प्ट है बेटा, एग्जाम सर्विस है, पर एक्सपोर्ट के इंसेंटिव इसको मिलेंगे, एक्सपोर्ट बेनिफिट मिलेंगे बेटा इसको, अगर ये एक्सपोर्ट में कवर हो गया तो बेटा। क्लियर, डन। देन अच्छा वो केवल सर्कुलर था क्लेरिफाई करने के लिए। आइए एक और पॉइंट। सर हमने पढ़ा था क्या, अगर आपने स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग को या लोकल अथॉरिटी को, याद है, मोटर व्हीकल दिया है फॉर कैरिंग द पैसेंजर मोर देन 12 पैसेंजर बेटा, हाँ है ना। सर लोकल अथॉरिटी को इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड व्हीकल दिया मोर देन 12 पैसेंजर, पर यहाँ पे वर्ड लिखा था क्या, गिविंग ऑन हायर। तो एक सर्कुलर आया कि सर हमने हायरिंग पे नहीं दिया, हमने रेंटिंग पे दिया है। अच्छा रेंट पे देना मतलब इफेक्टिव कंट्रोल और पोजीशन ट्रांसफर करना। तो सर डिपार्टमेंट ने क्वेश्चन पूछा कि सर रेंटिंग पे देना, इसमें इफेक्टिव कंट्रोल पोजीशन सर स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग के पास आ रहा है, लोकल अथॉरिटी के पास आ रहा है, तो ये हायरिंग पे नहीं है, रेंटिंग पे दिया, और यहाँ पे एग्जामिशन केवल हायरिंग के लिए दिया। तो क्या रेंटिंग पे देने के लिए भी एग्जामिशन मिलेगा? तो डिपार्टमेंट ने
एक्चुअली क्या, एक एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ने सर्विस टैक्स के लॉज को ध्यान में रखते हुए गलत प्रोनाउंसमेंट दिया साहब, उसकी वजह से झगड़ा हो गया। तो गवर्नमेंट ने क्लेरिफाई किया कि दिमाग खराब मत करना मंगल, ये साहब हमने शेड्यूल 2 पढ़ा था, और शेड्यूल 2 में जीएसटी आने के बाद हायरिंग पे दो या रेंटिंग पे दो, इफेक्टिव कंट्रोल पोजीशन ट्रांसफर हुआ है नहीं हुआ, राइट टू यूज ट्रांसफर हुआ है नहीं हुआ, साहब कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही सप्लाई ऑफ सर्विस होता है। तो अभी जीएसटी आने के बाद दोनों में कोई डिफरेंस रहा नहीं एज फार एज टैक्सेशन लॉ इज कंसर्न जीएसटी वाला। इसलिए गवर्नमेंट ने बोल दिया क्या, हायरिंग पे दिया हो या रेंटिंग पे दिया हो, इफेक्टिव कंट्रोल पोजीशन ट्रांसफर हुआ हो या नहीं हुआ हो, सर जीएसटी एग्जम्प्ट रहेगा इन केसेस में। मतलब हायरिंग, गिविंग ऑन हायर की जगह अगर रेंटिंग भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एग्जम्पशन विल प्रिवेल बेटा, कोई दिक्कत नहीं सर। आइए फिर टोल चार्ज, आपको पता है टोल चार्ज पे जीएसटी नहीं लगता, पर सर क्या होता है हाईवेज वगैरह पे जो बड़े बड़े व्हीकल होते हैं सर, ओवर साइज व्हीकल, उसके लिए सर जो टोल वाले होते हैं वो ओवरलोडिंग चार्ज लेते बेटा। तो गवर्नमेंट ने क्लेरिफाई किया कि टोल प्लाजा वालों ने जो ओवरलोडिंग चार्ज लिया वो भी क्या है, अ काइंड ऑफ एक्स्ट्रा टोल चार्ज है बेटा, तो उसको भी टोल चार्ज की तरह ही ट्रीट करेंगे। और टोल चार्ज पे जीएसटी नहीं है तो इस ओवरलोडिंग चार्ज पे भी जीएसटी नहीं लगेगा। देन सर हमने पढ़ा था क्या, सर्विसेज बाय वे ऑफ एक्सेस टू रोड और ब्रिज ऑन पेमेंट ऑफ एन्युटी, जैसे टोल चार्ज था वैसे ही अगर आप एन्युटी के फॉर्म में पेमेंट कर रहे हो फॉर एक्सेस टू रोड और ब्रिज तो जीएसटी माफ है। पर इसका मतलब ये है क्या कि अगर कोई कंस्ट्रक्शन सर्विस दे रहा है, यू आर प्रोवाइडिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड सर्विस, और कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड सर्विस के लिए अगर पेमेंट का फॉर्म जो है वो एन्युटी फॉर्म में, तो क्या वो भी एग्जम्प्ट हो जाएगा क्या? गवर्नमेंट ने बोला दिमाग खराब मत करना मंगल, एवरी डेफर्ड पेमेंट जो एन्युटी के फॉर्म में है वो एग्जम्प्ट नहीं है। सर्विस कौन सी वो देख यार, सर्विस कौन सी है, एक्सेस टू रोड और ब्रिज ऑन पेमेंट ऑफ एन्युटी वो एग्जम्प्ट है। कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड का हेडिंग ही अलग दे रखा है, एचएसएन कोड ही अलग है भाई, वो एग्जम्प्ट नहीं होगा, भले पेमेंट एन्युटी फॉर्म में उससे फर्क नहीं पड़ता। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड पे टैक्स लगता है साहब। देन एक नया एग्जम्पशन गवर्नमेंट ने दिया था, सर्विसेज बाय वे ऑफ ग्रांटिंग नेशनल परमिट टू द गुड्स कैरेज टू ऑपरेट थ्रू आउट इंडिया और कंटिन्यूअस स्टेट्स। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर ट्रक वाले को जाना है तो नेशनल परमिट चाहिए, नेशनल परमिट के लिए उसने फीस दिया, उस फीस पे जीएसटी नहीं लगेगा। आओ मालिक अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते साहब। हम सर एक सर्कुलर था सर, आपको हमने पढ़ाया हुआ है क्या, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंटल अथॉरिटी और गवर्नमेंट एजेंसी को अपना सर्विस दी, कौन सी? ऐसा कोई सर्विस जो आर्टिकल नंबर 243W या 243G ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कवर है, जहां पर मटेरियल प्लस लेबर दोनों है, पर मटेरियल का वैल्यू इज नॉट मोर देन 25% ऑफ द वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो जीएसटी एग्जम्प्ट रहता है सर। तो ऐसे केस में एक सर्कुलर आया कि मैंने गवर्नमेंट के लिए क्या किया, व्हीट को कन्वर्ट किया फ्लोर में, आटा में कन्वर्ट किया गेहूं को बेटा, एंड पेडी को कन्वर्ट किया राइस में, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन बाय स्टेट गवर्नमेंट अंडर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो ऐसे केस में गवर्नमेंट बोल दिया क्या कि मैं जो काम कर रहा हूं अंडर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए कर रहा हूं, तो वो आर्टिकल नंबर 243G ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कवर है। अब उसमें मैं क्या कर रहा हूं सर पेडी से राइस, पेडी से राइट मतलब पेडी को डीहस्किंग करके राइस में कन्वर्ट कर रहा हूं, या व्हीट को कन्वर्ट करके सर फ्लोर आटा बना रहा हूं बेटा। इसमें साथ में मैं फोर्टिफिकेशन भी कर रहा हूं सर। फोर्टिफिकेशन मतलब एडिंग विटामिन एंड मिनरल्स टू इंक्रीज द न्यूट्रिशनल वैल्यू। तो इसमें मटेरियल भी इन्वॉल्व है और लेबर तो ही साहब, पर सर सिंस इसमें मटेरियल की वैल्यू इज लेस देन 25% ऑफ द टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू होती है, इसलिए इसमें जीएसटी क्या रहेगा, एग्जम्प्ट। बट इट डिपेंड्स ऑन केस टू केस, अगर किसी केस में मटेरियल इन्वॉल्व की वैल्यू इज मोर देन 25% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, तो ऐसे केस में टैक्स लग जाएगा बेटा। क्लियर, डन सर। देन पहले ये सर्विस एग्जम्प्ट थी, जिसको डिलीट कर दिया बेटा, मतलब टैक्सेबल कर दिया क्या, सर्विसेज ऑफ लीजिंग ऑफ असेट्स, रोलिंग स्टॉक असेट इंक्लूडिंग वैगन्स, कोचेज, लोकोज बाय द इंडियन रेलवेज फाइनेंस कॉर्पोरेशन टू इंडियन रेलवेज, अब टैक्सेबल होगा। अच्छा ये पॉइंट सिंस गवर्नमेंट रिलेटेड था वापस रिपीट किया है, याद है ट्रेनिंग प्रोग्राम जिसका 75% और मोर ऑफ द एक्सपेंडिचर बोन किया गवर्नमेंट ने, जीएसटी एग्जम्प्ट रहेगा अगर आपने गवर्नमेंट को सर्विस दी उस ट्रेनिंग प्रोग्राम से रिलेटेड। देन आइए मालिक अगले एग्जामिनेशन की तरफ बढ़ते हैं हम सर। माहौल सरकार अगला पॉइंट क्यूआर कोड, याद है डायनेमिक क्यूआर कोड। सर पहला अमेंडमेंट तो यहां पर दे रखा है कि डायनेमिक क्यूआर कोड के प्रोविजंस को गवर्नमेंट ने 30 सितंबर 2021 तक शिफ्ट कर दिया था, मतलब 1 अक्टूबर 2021 से ये कंपलसरी एप्लीकेबल हो चुका है सर। ओके मतलब शिफ्ट करते गए और 30 सितंबर 2021 तक एग्जाम कर दिया सर। आइए अब उससे रिलेटेड एक सर्कुलर तो ऑलरेडी इश्यू था बेटा, ये सर्कुलर तो हमने ऑलरेडी पढ़ा था बेटा ये वाला। अब एक और सर्कुलर गवर्नमेंट ने दिया था वो भी हम देख लेते साहब। सबसे पहली बात सर डायनेमिक क्यूआर कोड की रिक्वायरमेंट कब होती है सर, अगर आपका किसी भी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में फ्रॉम 2017-18 ऑनवर्ड्स अगर एग्रीगेट टर्नओवर 500 करोड़ क्रॉस हुआ था, तो ऐसे केस में आप जो B2C सप्लाई कर रहे हो, क्या कर रहे हो सर, B2C सप्लाई कर रहे हो, वहां पर डायनेमिक क्यूआर कोड आपको मेंशन करना पड़ेगा इनवॉइस पे बेटा। अब उसके रिगार्डिंग क्लेरिफिकेशन नंबर 1 ये आया बेटा, आप जब यूआईएन होल्डर को, किसको सर, यूनिक आइडेंटिटी नंबर वाले लोगों को टैक्स इनवॉइस इश्यू कर रहे हो,
तो क्या वहां पर भी डायनेमिक क्यूआर कोड लगाना पड़ेगा? आंसर इज यस, क्योंकि यूआईएन होल्डर्स को रजिस्टर्ड पर्सन नहीं माना जाता है बेटा। फॉर द पर्पज ऑफ जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन डिफाइन किया हुआ है, और रजिस्टर्ड पर्सन डज नॉट इंक्लूड यूआईएन होल्डर्स। तो यूआईएन होल्डर को अगर आप बिल इश्यू कर रहे हो तो उसमें डायनेमिक क्यूआर कोड मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि वो B2C सप्लाई मानेंगे सर। सेकंड सर, जब आप डायनेमिक क्यूआर कोड देते हो ताकि कस्टमर उसको स्कैन करके वन गो में पेमेंट कर दे, तो उसमें आपका यूपीआई आईडी लिंक होता है, और यूपीआई आईडी जो लिंक होता है बेटा, उसमें आपका बैंक अकाउंट होता है बेटा। द यूपीआई आईडी इज लिंक टू द बैंक अकाउंट ऑफ द पेई और पर्सन कलेक्टिंग द मनी। तो क्या आपको बैंक अकाउंट एंड आईएफएससी डिटेल्स आर आल्सो नीड टू बी प्रोवाइडेड सेपरेटली इन द डायनेमिक क्यूआर कोड अलोंग विद यूपीआई आईडी? क्योंकि सर क्या था, जो पिछला सर्कुलर था बेटा, उसमें लिखा था कि वोट ऑल पैरामीटर्स आर रिक्वायर्ड टू बी इंडिकेटेड ऑन दी क्यूआर कोड। तो उसमें यूपीआई बैंक अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड की रिक्वायरमेंट भी थी। तो यहां बोल दिया क्या, कोई दिक्कत नहीं साहब, अगर यूपीआई आईडी है जो एक पर्टिकुलर बैंक अकाउंट से लिंक्ड है, तो ऐसे केस में ऑब्वियसली पैसा जाएगा डायरेक्ट उस बैंक अकाउंट में जाएगा, और गवर्नमेंट को डिटेल निकालनी होगी तो निकाल देगी बैंक से। तो इसलिए उस बैंक अकाउंट नंबर एंड आईएफएससी कोड की रिक्वायरमेंट नहीं है क्यूआर कोड के अंदर सर। देन सर फिर क्या है, अगर मान लो आपके बिहाफ पर कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर पेमेंट कलेक्ट कर रहा है, या आपने किसी और थर्ड पर्सन को ऑथराइज कर दिया सर पेमेंट कलेक्ट करने के लिए आपके बिहाफ पर, तो कस्टमर जो पेमेंट करेगा पहले उनके अकाउंट में जाएगा, फिर अपना अकाउंट सेटलमेंट होता है। तो ऐसे केस में जो इनवॉइस पर डायनेमिक क्यूआर कोड होगा, उसमें बैंक अकाउंट नंबर किसका होगा, अपना होगा या ईसीओ का होगा? ऑब्वियसली जिसके अकाउंट में पैसा जाना उसका होगा बेटा। तो यहाँ पे बोल दिया क्या, ऑब्वियसली यूपीआई आईडी ऑफ सच पर्सन हु इज ऑथराइज्ड टू कलेक्ट द पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर मे बी प्रोवाइडेड। क्लियर? आंसर इज यस, है ना बेटा, क्योंकि जिसका यूपीआई आईडी होगा उसी के अकाउंट में पैसा जाएगा ना यार। ठीक सर। देन पॉइंट नंबर 4, इधर ध्यान, मान लो आपने सर्विस एक्सपोर्ट करी, तो सर एक्सपोर्ट को तो वैसे भी B2B मानते बेटा, और एक्सपोर्ट के केस में डायनेमिक क्यूआर कोड के प्रोविजन ऑफ डायरेक्ट नहीं होते। पर सप्लायर ऑफ सर्विस इज इन इंडिया, रेसिपिएंट ऑफ सर्विस इज आउटसाइड इंडिया, पेमेंट भले ही फॉरेन एक्सचेंज में आ रहा है या अप्रूव्ड आरबीआई मोड से आ रहा है बेटा पेमेंट, दोनों पर्सन सेम पर्सन की डिस्टिंक्ट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, पर उन सर्विसेज का प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया ही है बेटा। एग्जांपल इंटरमीडिएट सर्विसेज बेटा, जहां सप्लायर का लोकेशन होता है वही प्लेस ऑफ सप्लाई बेटा। अब ऐसे केस में वो सर्विस एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के स्कोप में तो नहीं आ रही बेटा, पर रेसिपिएंट ऑफ सर्विस इज आउटसाइड इंडिया। अब सर रेसिपिएंट आउट ऑफ इंडिया है तो वो रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी तो होगा नहीं बेटा, और नहीं वो सर्विस एक्सपोर्ट के स्कोप में आ रही है, तो सर वो B2C सप्लाई में आ गया। अब क्या यहाँ पे डायनेमिक क्यूआर कोड लगाना पड़ेगा? तो आंसर है नो। देखो डायनेमिक क्यूआर कोड का पर्पज क्या था, ताकि कस्टमर वन गो में स्कैन करे और पेमेंट कर दे। अब वैसे भी वो आउट ऑफ इंडिया है भाई, वो अपने क्यूआर कोड को स्कैन करके वहां के बैंकिंग चैनल के थ्रू पेमेंट नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर वो फॉरेन करेंसी में या किसी भी आरबीआई अप्रूव्ड मोड से पेमेंट कर रहे, कोई दिक्कत नहीं साहब, वहां पे डायनेमिक क्यूआर कोड अगर नहीं लगाया है तो भी चल जाएगा साहब, अगर कस्टमर आउट ऑफ इंडिया लोकेटेड है तो। सर फिर पॉइंट नंबर 5 क्या होता है मालिक, सर जब आप जैसे आप कभी रिलायंस मॉल में या कहीं आप शॉपिंग करने गए, जिसका टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल में फ्रॉम 2017-18 ऑनवर्ड्स किसी भी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल में 500 करोड़ क्रॉस हो चुका है, उस पर डायनेमिक क्यूआर कोड के प्रोविजन डायरेक्ट होते हैं बेटा। अब आप मान लो बिग बाजार तो वैसे बंद हो गया सर, इसलिए मैं बिग बाजार का नाम ले रहा हूं, पर बिग बाजार मान लो चलो, आप बिग बाजार गए, सुपरमार्केट गए सर, आपको वो सर आप जब शॉपिंग करते हो बेटा, ट्रॉली में बहुत सारी गुड्स लेके आ गए, उसने स्कैन कर दिया, बता दिया 6,400 रुपए का शॉपिंग हुआ है, तो पहले आप पे करते हो, पहले आपसे पे कराता है वो, उसके बाद वो बिल प्रिंट करता है बेटा। तो सर पहले आप पे करते हो, क्योंकि क्या होता है कई बार आपने स्कैन करा दिया, फिर बोलते नहीं ये वाला साबुन नहीं चाहिए मेरे को, ये वाला टोमेटो सॉस नहीं चाहिए, ये वाला शर्ट टी शर्ट नहीं चाहिए, क्योंकि डिस्काउंट तो बहुत कम है सर इसके अंदर, होता ना ऐसा। इसीलिए वो इनवॉइस पहले जनरेट नहीं करते जब तक आप पेमेंट नहीं करते तब तक। अब सर पेमेंट के लिए आपको डायनेमिक क्यूआर कोड तो बोला है क्या, अगर किसी डिजिटल डिस्प्ले के थ्रू भी डायनेमिक क्यूआर कोड आपको डिस्प्ले कर दिया, जैसे वो होता है ना पोस्ट मशीन उनका, जिसके थ्रू कार्ड स्वाइप करते वहीं पे डिस्प्ले करते थे ये लोग, या किसी भी डिजिटल डिस्प्ले के थ्रू इन्होंने डायनेमिक क्यूआर कोड आपको डिस्प्ले कर दिया है, जिसको आप स्कैन करके पेमेंट कर सकते हो। तो ऐसे केस में अभी हमने पिछले सर्कुलर में देखा था कि आपको ये देखो सर, डायनेमिक क्यूआर कोड के अंदर इनवॉइस नंबर और इनवॉइस डेट भी लिखनी पड़ती है बेटा, पर इनवॉइस तो जनरेट ही नहीं हुआ, क्योंकि आप पहले पेमेंट करोगे फिर इनवॉइस जनरेट करेंगे हम बेटा। तो इनवॉइस नंबर कैसे मेंशन करते हैं, तो उस प्रैक्टिकल सिनेरियो को डिफिकल्टी दूर करने के लिए गवर्नमेंट बोला कोई बात नहीं, अगर उसका यूनिक ऑर्डर आईडी या सेल्स रेफरेंस नंबर भी आपने डाल दिया, आपने डायनेमिक क्यूआर कोड के अंदर उसका यूनिक ऑर्डर आईडी या सेल्स रेफरेंस नंबर डाल दिया एंड क्रॉस रेफरेंस ऑफ पेमेंट दे दिया आपने इनवॉइस पर, तो मान लेंगे कि आपने कंप्लायंस कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऑब्वियसली इनवॉइस नंबर जनरेट ही नहीं हुआ तो कैसे लिखेंगे सर। ओके लास्ट, मान लो कोई B2C सप्लाई थी बेटा, जिसमें पार्ट पेमेंट आप पहले कर चुके हो,
या कोई वाउचर वगैरह के थ्रू एडजस्टमेंट हो रहा है, आप तो केवल रिमेनिंग अमाउंट ही पे कर रहे हो। तो वो डायनेमिक क्यूआर कोड जो है उसमें कितना अमाउंट लिंक करना है भाई, जितना अमाउंट पेबल है उतना ही लिंक करना है, पूरा इनवॉइस वैल्यू लिंक नहीं करना है, क्योंकि अल्टीमेटली पर्पस क्या है, उस डायनेमिक क्यूआर कोड को आप स्कैन करोगे और वन गो में जितना पेमेंट करना उतना पेमेंट करना आपको बेटा, डायरेक्ट उसमें आ जाएगा। इसलिए जितना अमाउंट पेबल है अब आफ्टर मेकिंग ऑल एडजस्टमेंट उतना ही उसमें लिंक करेंगे। ऑब्वियसली द पर्पस ऑफ डायनेमिक क्यूआर कोड इज टू एनेबल द कस्टमर, जो एंड कंज्यूमर है, टू मेक द पेमेंट इन वन शॉट बेटा। हाँ है ना भाई, डन, सरकार खत्म। अगला पॉइंट सर, ई इनवॉइस थ्रू गवर्नमेंट नोटिफाइड वेबसाइट, याद है बेटा, अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर ड्यूरिंग एनी ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 2017-18 ऑनवर्ड्स 50 करोड़ एक्सीड किया था, तो आपको B2B सप्लाई में और एक्सपोर्ट के केस में गवर्नमेंट नोटिफाइड वेबसाइट के थ्रू सर क्यूआर कोड जनरेट करना पड़ेगा और इनवॉइस पे लगाना पड़ेगा बेटा। हाँ है ना भाई, तो ई इनवॉइस इसको बोलते हैं बेटा। पर ई इनवॉइस के प्रोविजंस आर नॉट एप्लीकेबल, इन सब लोगों पे तो पहले भी एप्लीकेबल नहीं थे, एक नया पर्सन ऐड कर दिया गवर्नमेंट ने, क्या, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और लोकल अथॉरिटी को ई इनवॉइस के प्रोविजन अट्रैक्ट नहीं होंगे, भले वो B2B सप्लाई कर रहे हो या एक्सपोर्ट का काम कर रहे हो, पर उनको ई इनवॉइस के प्रोविजंस अट्रैक्ट नहीं होंगे साहब। आइए मालिक, अगला अमेंडमेंट, रिटर्न्स अंडर जीएसटी। सबसे पहली बात, पहले ऑल टाइप्स ऑफ कंपनीज को डीएससी मैंडेटरी था, जो अब डिलीट कर दिया, क्योंकि लॉकडाउन के केस में जब लॉकडाउन हुआ था बेटा, तब साहब डीएससी थे ऑफिस में, लोगों ने रिटर्न फाइल किया घर से, इसलिए इसको हटा ही दिया सर कि सर डीएससी मैंडेटरी नहीं है, आप आधार ऑथेंटिकेशन वगैरह के थ्रू भी कर सकते हो साहब रिटर्न फाइलिंग आपका। ओके, एनुअल रिटर्न का सेक्शन नंबर 44 रेड विद रूल नंबर 80 पूरा ही रिप्लेस किया था बेटा। सुनना, मैं वापस बोलता हूं, वैसे कोई मेजर चेंज नहीं था सर। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शैल फर्निश द एनुअल रिटर्न फॉर एवरी फाइनेंशियल ईयर, हाउएवर फॉलोइंग पर्संस आर नॉट रिक्वायर्ड टू फर्निश द एनुअल रिटर्न। कौन कौन? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, एनआरटीपी, आईएसडी, टीडीएस वाले और टीसीएस वाले बेटा, क्योंकि टीसीएस वाले को एनुअल स्टेटमेंट फाइल करना पड़ता है, टीडीएस वाले को कुछ भी नहीं सर। एनी डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी हुज बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर सब्जेक्ट टू ऑडिट बाय कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया और एन ऑडिटर अपॉइंटेड अंडर एनी अदर लॉ, तो सर उसका ऑडिट वैसे भी हो रहा है सर, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वगैरह गड़बड़ नहीं करते सर। देन पर्सन सप्लाइंग ओआईडीआर सर्विस फ्रॉम आउट ऑफ इंडिया टू इंडिया, इनको एनुअल रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? प्लस सर 2020-21 के लिए जिनका भी एग्रीगेट टर्नओवर अप टू ₹2 करोड़ था, उनको एनुअल रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है, ऐसा गवर्नमेंट ने एग्जेम्पशन दे दिया था। वैसे जब से ये एनुअल रिटर्न एप्लीकेबल हुआ, तब से 2 करोड़ की लिमिट तक वाले लोगों को एनुअल रिटर्न एग्जाम कर रखा है। अच्छा, एनुअल रिटर्न का ड्यू डेट 31 दिसंबर। सर नॉर्मल सप्लायर को जीएसटीआर 9, सर कंपोजिशन स्कीम वालों को जीएसटीआर 9 है, और सर ईसीओ इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टीसीएस, उसको जीएसटीआर 9B के फॉर्म में सर एनुअल स्टेटमेंट फाइल करना पड़ता है, दैट इज नॉट एनुअल रिटर्न, एनुअल स्टेटमेंट। अच्छा भाइयों, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जिनका भी एग्रीगेट टर्नओवर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एक्सीड हुआ है 5 करोड़, सर पहले उनको सीए या कॉस्ट अकाउंटेंट से ऑडिट करानी पड़ती थी और उनसे ही जीएसटी रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट सबमिट कराना पड़ता था, पर अब जीएसटी ऑडिट हट गया है बच्चों, सेक्शन नंबर 35 सबसेक्शन 5 डिलीट हो चुका है बेटा। सर अब बोल दिया क्या, अगर किसी एसएससी का एग्रीगेट टर्नओवर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एक्सीड हुआ कितना 5 CR, तो सर उसको सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट सबमिट करना पड़ेगा ऑन एट द टाइम ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न। तो एनुअल रिटर्न के साथ में उसको सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इन द फॉर्म नंबर जीएसटीआर 9C सबमिट करना पड़ेगा। अरे फास्ट बोलते बोलते गला दुखने लग गया भाई, पर यस, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, झुकेगा नहीं साला। सर पॉइंट मेरा आपसे ये है कि इन केस ऑफ जीएसटी सर सेल्फ सर्टिफाइड reconciliation statement in the form number 9C is required to be submitted by every registered person whose aggregate turnover in a financial year exceeds 5 करोड़। क्लियर? ठीक है सर। आइए बच्चों, अब रिटर्न फाइल करने में अगर आप लेट हो गए, तो नॉर्मली लेट फाइलिंग फी कितना है? ₹100 पर डे अंडर CGST, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ₹5,000 पर रिटर्न बेटा। पर गवर्नमेंट ने लेट फी को क्या कर दिया? रिड्यूस कर दिया। रिड्यूस कितना किया सर? देखिएगा ध्यान से। अगर आपका नील रिटर्न है बेटा, कोई आउटवर्ड सप्लाई नहीं है, तो जीएसटीआर 1 फाइल करने में अगर आप लेट हुए तो ₹10 पर डे सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ओनली ₹250। अच्छा, ये लेट फी है CGST का बेटा, इक्वल पेनल्टी, इक्वल लेट फाइलिंग फीस एप्लीकेबल फॉर SGST ऑल्सो। हमारे सिलेबस में केवल CGST आता है, इसलिए CGST का लेट फाइलिंग फी देख रहे हैं हम सर। अगर आपका नील रिटर्न है बेटा, मतलब हुज टोटल अमाउंट ऑफ CGST पेबल इज नील, तो ऐसे केस में अगेन सेम जीएसटीआर 3B हो या जीएसटीआर 4 हो, ₹10 पर डे सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ₹250। सर अगर आपका नील रिटर्न नहीं है और आपका एग्रीगेट टर्नओवर वाज अप टू ₹1.5 करोड़,
तो ऐसे केस में जीएसटी 1 हो 3B हो या 4 हो, आप अगर लेट फाइल कर रहे हो तो लेट फाइलिंग फीस इज ₹25 पर डे। नील में कितना था? ₹10, सब्जेक्ट मैक्सिमम 250, यहाँ पर 25 पर डे पर मैक्सिमम ₹1000 फीस है केवल। पर अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर वाज मोर देन ₹1.5 करोड़ पर अप टू ₹5 करोड़ था, तो जीएसटी 1 हो या 3B हो, उसको फाइल करने में अगर आप लेट हो गए तो ऐसे केस में नो डाउट ₹25 पर डे पर मैक्सिमम फीस इज 2500। मतलब यहाँ पे डिफरेंस किसमें है सर? यहाँ मैक्सिमम फीस था 1000, यहाँ मैक्सिमम फीस कितना है 2500 अदर देन नील रिटर्न बेटा। नील रिटर्न था तो हमेशा ही ₹10 और 250 विच एवर इज लोअर बेटा। ओके सर ध्यान देना बेटा। रजिस्टर्ड पर्सन, अच्छा एक बात और, यहाँ लिखा क्या अप टू 5 करोड़ टर्नओवर था तो लेट फाइलिंग फी ₹25 और 2500 विच एवर इज लोअर बेटा। पर यहाँ पे कहीं नहीं लिखा कि 5 करोड़ से अबो रैंक वालों के लिए लेट फाइलिंग फी कम कर दी है। तो जिनका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल में एग्रीगेट टर्नओवर वाज मोर देन ₹5 करोड़ तो उनके लिए तो वही ₹100 पर डे, सब्जेक्ट मैक्सिमम ₹5000 वही लगेगा बेटा। अब सर टीडीएस वाले लेट हो गए जीएसटी 7 लेट फाइल करने में, तो ऐसे केस में ₹25 पर डे मैक्सिमम ₹1000। देन आईएसडी जीएसटी 6 के लिए ₹25 पर डे, सब्जेक्ट मैक्सिमम ₹5000। देन एनआरटीपी हुज टोटल अमाउंट ऑफ सीजीएसटी पेबल इन द सेड रिटर्न इज निल, अगर निल है तो। एंड एनआरटीपी, अच्छा वो फाइल करने में लेट हो गया जीएसटी 5 तो ₹10 पर डे मैक्सिमम ₹5000 मैक्सिमम है सर इसमें। एंड जिनका जीएसटी लायबिलिटी बनता है एनआरटीपी का वो फाइल करने में लेट हुआ तो ₹25 पर डे बेटा, मतलब नहीं ले तो ₹10, अदरवाइज 25 पर डे पर मिनिमम फीस, मैक्सिमम फीस इज 5000 बेटा। यहाँ पे कम नहीं किया है। आईएसडी और एनआरटीपी के लिए मैक्सिमम फीस जो है वो 5000 की लिमिट को कम नहीं किया बेटा। ओके डन। ये लेट फाइलिंग फी जो गवर्नमेंट ने रिड्यूस करी थी ये आपको याद करना पड़ेगा सर। आइए बच्चों सर अगला अमेंडमेंट की तरफ बढ़ते हैं सर। हाँ रिफंड एप्लीकेशन बेटा, एक बड़ा अच्छा प्रोवाइजो ऐड किया बेटा। अगर आपने कोई रिफंड एप्लीकेशन सबमिट करी बेटा और रिफंड एप्लीकेशन में कोई डेफिशिएंसी थी तो डिपार्टमेंट ने आपको आपका एप्लीकेशन वापस से रिटर्न कर दिया अलोंग विद द डेफिशिएंसी मेमो और बोला क्या ये डेफिशिएंसी फुलफिल करके वापस से रीसबमिट करना। मान लो 14 फेब को सर सुना 14 फेब को आपने एप्लीकेशन फॉर रिफंड सबमिट करी थी बेटा, डिपार्टमेंट ने 31 मार्च को आपको वो एप्लीकेशन रिटर्न कर दी अलोंग विद द डेफिशिएंसी मेमो। तो सर जब आप वापस से रेक्टिफाई करके रीसबमिट करेंगे तब मानते कि एप्लीकेशन फाइल करी है। पर इस दौरान अगर आपके 2 इयर्स ध्यान है रिफंड के लिए अप्लाई करने के लिए टाइम कितना बेटा 2 इयर्स, तो 2 ईयर का टाइम लिमिट काउंट करने के लिए दिस टाइम पीरियड विल बी एक्सक्लूडेड बेटा। मतलब 14 फरवरी से लेकर 31 मार्च के बीच का जो ड्यूरेशन है उसको क्या करेंगे एक्सक्लूड करेंगे वाइल कंप्लीटिंग टाइम लिमिट ऑफ 2 इयर्स। वरना सर आशीष जी का पता पड़ा जो लास्ट डे ऑफ फाइलिंग रिफंड एप्लीकेशन थी इस पर एक्ट 2 साल एक्सपायर होते 25 मार्च को। अब डिपार्टमेंट ने रिटर्न नहीं कब करी एप्लीकेशन 31 मार्च, तो टाइम तो वैसे ही निकल गया बेटा। अब क्या फाइल करेगा वो, इसलिए दिस टाइम विल बी एक्सक्लूडेड while completing time limit of 2 years this time बेटा। माहौल सरकार आइए विड्रॉल ऑफ रिफंड एप्लीकेशन बोला है क्या, रूल नंबर 90 सब रूल नंबर 5 और 6 इंसर्ट किया गवर्नमेंट और बोल दिया क्या बिफोर एट एनी टाइम बिफोर इश्यूएंस ऑफ प्रोविजनल रिफंड सैंक्शन ऑर्डर और फाइनल रिफंड सैंक्शन ऑर्डर और पेमेंट ऑर्डर और रिफंड विथहोल्ड ऑर्डर और नोटिस इन रेस्पेक्ट ऑफ रिफंड एप्लीकेशन फाइल्ड, आरसीसी चाहे तो रिफंड एप्लीकेशन को विड्रॉ कर सकता है। और जैसे ही एप्लीकेशन उसने विड्रॉ कराई तो जितना अमाउंट उसने रिफंड के लिए अप्लाई किया था उतना उसने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से कम किया होगा बेटा, तो सर उतना अमाउंट वापस से रिक्रिएट कर देंगे उसके अकाउंट में बेटा। क्लियर, क्योंकि जब आप रिफंड के लिए अप्लाई करते हो तो सर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से या कैश लेजर से जो भी आपने रिफंड के लिए अप्लाई किया उतना अमाउंट कम कर देते हैं, पर रिफंड आप एप्लीकेशन हमने विड्रॉ कर लिया तो उतना अमाउंट वापस से रिक्रिएट कर देंगे बेटा। ठीक है, ये सब सेक्शन 6 में लिखा था बेटा। आइए सर अब रिफंड के लिए आपने अप्लाई कर दिया भाई, अच्छा डिपार्टमेंट के पास पावर है, कमिश्नर के पास पावर क्यों, अगर मान लो आपके अगेंस्ट रिकवरी हो रही है, रिकवरी प्रोसेसिंग चालू हो गया या चालू होने वाला है, या कोई केस चल रहा है बेटा जहां पे उनको लगता है कि मामला गड़बड़ है, तो आपका रिफंड को क्या कर सकते हैं, विथहोल्ड भी कर सकते हैं। पर अभी कमिश्नर को पावर दिया कि इफ द कमिश्नर इज सेटिस्फाइड दैट रिफंड इज नो लॉन्गर लायबल टू बी विथहेल्ड, तो ऐसे केस में वो आपके विथहोल्ड ऑर्डर को हटा सकता है, विड्रॉ कर सकता है और आपका रिफंड का अमाउंट रिलीज भी कर सकता है बेटा, कोई खास बात नहीं है। सर यहां देखिएगा एक सर्कुलर आया था बेटा, हमने पढ़ा था क्या, अगर आपने कोई गुड्स एक्सपोर्ट किया तो ऐसे केस में उसमें काम आने वाले इनपुट सर्विसेज का आईटीसी अगर काम नहीं आ रहा तो यू कैन क्लेम द रिफंड ऑफ दैट आईटीसी ऑफ इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज इन केस इफ गुड्स हैव बीन एक्सपोर्टेड। पर एक्सपोर्ट के केस में रिफंड नहीं मिलेगा इफ योर एक्सपोर्ट्स आर लायबल फॉर एक्सपोर्ट ड्यूटी, है ना। तो एक सर्कुलर आया, सर्कुलर ने क्लेरिफाई किया भाई एक्सपोर्ट ड्यूटी लेवेबल मतलब क्या होता है, एक्चुअली एक्सपोर्ट ड्यूटी लगना चाहिए। देखो पर्पज क्या बेटा, अगर किसी गुड्स के एक्सपोर्ट करने पर एक्सपोर्ट ड्यूटी लग रहा है
इट मीन्स गवर्नमेंट डोंट वांट टू प्रमोट द एक्सपोर्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर गुड्स। हाँ है ना भाई। पर अगर किसी गुड्स पर रेट ऑफ टैक्स निल है, या सर रेट ऑफ टैक्स तो 20% दे रखा है, पर उसको अलग से क्या किया, नोटिफिकेशन इशू करके एग्जाम किया हुआ साहब। क्लियर। इट मीन्स अल्टीमेटली एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लग रहा बेटा, और एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लग रहा, या फिर कोई गुड शेड्यूल 2 में कवर ही नहीं कस्टम के बेटा, मतलब एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लग रहा, तो इट मीन्स सर उन गुड्स के केस में आपको हमेशा रिफंड मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक्सपोर्ट ड्यूटी एक्चुअली लगना चाहिए बेटा, एग्जाम या नील रेट मतलब नहीं लग रहा है एंड यू आर एलिजिबल फॉर रिफंड। ये क्लेरिफाई किया सर्कुलर ने, कोई खास बात नहीं। आइए मालिक अगला, रिफंड अंडर सेक्शन नंबर 77 भाई, या सेक्शन 19(1) ऑफ द आईजीएसटी एक्ट। इधर ध्यान, अरे आपको आता है भाई, अगर आपने गलती से सीजीएसटी और एसजीएसटी पे कर दिया, जबकि क्या पे करना था, आईजीएसटी, क्योंकि वो ट्रांजैक्शन इंटरस्टेट था बेटा, तो ऐसे केस में सर आईजीएसटी आप पे करेंगे और रॉन्ग टैक्स जो आपने पे किया सी और एस उसका रिफंड लेंगे बेटा। उसके लिए सर्कुलर था बेटा, और एक रूल भी इंसर्ट हुआ, रूल नंबर 89 सब रूल नंबर 1 है कि किस मैनर में आपको रिफंड अप्लाई करना है। ये पहले रूल नहीं था बेटा, पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ सर। सुना बात को ध्यान से, अगर आपने गलती से सी और एस पे कर दिया, आई पे करना था तो आई पे करेंगे और सी और एस का रिफंड लेके आएंगे बेटा। वाइस वर्सा भी बेटा, सर गलती से आपने आई पे कर दिया और सी और एस, गलती से आपने आई पे कर दिया जबकि क्या पे करना था, सी और एस, तो आप सी और एस पे करेंगे, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी पे करेंगे और आईजीएसटी का रिफंड लेके आएंगे। अब रिफंड के लिए टाइम लिमिट कितना है बेटा, 2 साल। सर इस रूल नंबर 89 सब रूल नंबर 1 इन्होंने डिफाइन किया कि रिफंड के लिए अप्लाई कर पाएंगे 2 ईयर, पर 2 ईयर कब से, जब आपने करेक्ट हेड में टैक्स पे किया, वहां से 2 ईयर के अंदर आप अप्लाई कर सकते हो फॉर रिफंड। ये रूल आया था कब, 24 सितंबर 2021 को। सर सुनना बात को ध्यान से वापस है, सर आप करेक्ट हेड में जब आपने टैक्स पे किया, सीजीएसटी और एसजीएसटी गलती से पे कर दिया, जबकि क्या पे करना था, आईजीएसटी, तो जब आप आईजीएसटी पे करेंगे वहां से 2 साल में आप रिफंड लेना सीजीएसटी और एसजीएसटी का, हम आपसे कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे बेटा। सेकंड बात, सर सेम पॉइंट वाइस वर्सा बेटा, प्लस एक सर्कुलर आया, सर्कुलर ने क्लेरिफाई किया, सर एनी ट्रांजैक्शन विच वाज सब्सिक्वेंटली हेल्ड टू बी इंट्रास्टेट, जबकि आपने पे कर दिया था आईजीएसटी बेटा, या वाइस वर्सा बेटा। तो सब्सिक्वेंटली हेल्ड मतलब कोई ट्रांजैक्शन जिसको आपने इंट्रा मानते हुए सी और एस पे कर दिया, जबकि पे करना था आईजीएसटी, सब्सिक्वेंटली पता पड़ा कि वो इंटरस्टेट था, सब्सिक्वेंटली किसने बताया आपको, तो यहां बोला क्या, दोनों केस कवर है। अगर एसएससी को खुद को पता पड़ गया ऑन इज ओन कि मैंने गलत हेड में टैक्स पे कर दिया है, तो जब वो करेक्ट हेड में टैक्स पे करेगा वहां से 2 साल में रिफंड के लिए अप्लाई कर दे। और सेकंड, अगर डिपार्टमेंट ने किसी भी प्रोसीडिंग के दौरान, ड्यूरिंग एनी प्रोसीडिंग, डिपार्टमेंट लगा कि मामला गड़बड़ है और आपको डिपार्टमेंट के ऑफिसर ने बताया कि आपने इंट्रा की जगह इंटर मानते हुए टैक्स पे कर दिया या वाइस वर्सा, तो कोई दिक्कत नहीं, जब आपने करेक्ट हेड में टैक्स पे किया वहां से 2 साल के अंदर रिफंड के लिए अप्लाई कर देना, हमें कोई दिक्कत नहीं। मतलब सब्सिक्वेंटली हेल्ड का मतलब भले एसएससी ने खुद ने डिटरमाइन किया या डिपार्टमेंट के ऑफिसर ने बताया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर। अच्छा 2 साल कब से, जब से करेक्ट हेड में टैक्स पे करते हो वहां से। पर ये रूल आया कब था, 24 सितंबर 2021 को ये रूल आया था। तो अगर मान लो 24 सितंबर को पहली बार रूल आया, उससे पहले ही आप अगर करेक्ट हेड में टैक्स पे कर चुके थे, तो सिंस गवर्नमेंट ने रूल भी बनाया सब, तो बोल दिया क्या, अगर आपने उस 24 सितंबर 2021 से पहले ही करेक्ट हेड में टैक्स पे कर दिया था, तो 2 साल काउंट होंगे कब से, 24 सितंबर 2021 से, क्योंकि रूल हम लेट लेके आए तो कोई बात नहीं, जिस दिन रूल लेके आए वहां से 2 साल के अंदर अप्लाई कर देना रिफंड के लिए, अगर आप करेक्ट हेड में टैक्स पहले ही पे कर चुके थे तो। क्लियर, ठीक, कोई खास बात नहीं। पर खास बात ये थी कि जिस दिन करेक्ट हेड में टैक्स पे किया वहां से 2 साल में अप्लाई करेंगे। 2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के लिए। आओ मालिक, सर अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम। सर आ गया कस्टम्स, कोई खास अमेंडमेंट नहीं सर, टेंशन लेने का नहीं सर बिल्कुल भी। कॉमन पोर्टल मींस कस्टम्स, कॉमन कस्टम्स इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल रेफर टू इन सेक्शन नंबर 154C बेटा। नोटिफाई किया बेटा icegate.gov.in बेटा, हाँ है ना सर। आओ मालिक, फिर हाँ जी, सबसे पहली बात अमेंडमेंट जो हुआ है सर, यहां पे लिखा गया ड्यूटी अगेंस्ट सब्सिडी बेटा, काउंटर विलिंग ड्यूटी ऑन सब्सिडाइज आर्टिकल। यहां पर एंटी सर्कमवेंशन मेजर थे बेटा। एंटी सर्कमवेंशन मेजर के अंदर बोला था क्या, अगर आप कभी भी गुड्स का कंपोजिशन चेंज कर देते हो, गुड्स की आइडेंटिटी चेंज कर दी सर, प्लेस ऑफ ओरिजिन चेंज कर दिया, या आपने असेंबल डिसअसेंबल करके गुड्स को मंगा लिया, टैक्स आप पे लग रहा था, आपने अवॉइड करने के लिए ऐसा किया, तो हम भी कम नहीं है। एंटी सर्कमवेंशन मेजर लगा के हम ऐसे केस में ड्यूटी अगेंस्ट सब्सिडी या सेम पॉइंट एंटी डंपिंग में दे रखा हम लगा देंगे। पर कब से, वो यहां पे लिखा फ्रॉम सच डेट नॉट अर्लियर देन द डेट ऑफ इनिशिएशन ऑफ इंक्वायरी अंडर दिस सेक्शन बेटा। मतलब गवर्नमेंट एंटी सर्कमवेंशन मेजर यूज करके जो आपने डिसअसेंबल करके, अनअसेंबल करके या कंट्री ऑफ ओरिजिन चेंज करके गुड्स मंगा लिया टू ओवर दिस ड्यूटी, उन पे भी ये ड्यूटी लगा देगी
क्योंकि आपने गलत किया, पर कब से? नॉट अर्लियर देन द डेट ऑफ इनिशिएशन ऑफ द इंक्वायरी अंडर दिस प्रोविजन बेटा, हाँ है ना? तो जिस दिन इन चोरों को पकड़ा, इन चोरों की भनक लगी गवर्नमेंट को, और जिस दिन से इन्होंने इंक्वायरी शुरू करी, उस दिन या उसके बाद वाले जो इंपोर्ट है उस पर ही एंटी सर्कमवेंशन मेजर लग सकते हैं, उससे पहले वाला पर नहीं लगेंगे। सेम पॉइंट काउंटर व्हीलिंग ड्यूटी अगेंस्ट सब्सिडाइज आर्टिकल पे भी, और सेम पॉइंट आगे हम पढ़ने वाले हैं जो बता देता हूं मैं आपको। सेम पॉइंट यहाँ पर एंटी डंपिंग ड्यूटी के लिए भी है सर, कि कब से? नॉट अर्लियर देन द डेट ऑफ इनिशिएशन ऑफ द इंक्वायरी बेटा, हाँ है ना बेटा? ठीक। अच्छा, अब एक और पॉइंट जो सेम एड हुआ बेटा। अच्छा, यहां पर दिस ड्यूटी कैन बी इन फोर्स अप टू 5 ईयर्स बेटा, तो ऑफ 5 ईयर था तो अप टू 5 ईयर क्या बेटा, एक्सटेंशन दे सकता है अप टू 5 ईयर तक बेटा, कोई खास बात नहीं सर। सेम पॉइंट एड हुआ है एंटी डंपिंग ड्यूटी में भी बेटा। सर ध्यान देना, सेफगार्ड मेजर्स, एंटी डंपिंग ड्यूटी और काउंटर व्हीलिंग ड्यूटी ऑन सब्सिडाइज्ड आर्टिकल सेम पॉइंट है बेटा, कि अगर किसी 100% ईओयू ने या एसईजेड की यूनिट ने कोई गुड्स इंपोर्ट किया है तो उस पर काउंटर व्हीलिंग ड्यूटी या एंटी डंपिंग ड्यूटी या सेफगार्ड मेजर नहीं लगाएंगे। सेम पॉइंट तीनों जगह बेटा, अनलेस इफ इट इज मेड स्पेसिफिकली एप्लीकेबल टू देम बेटा। स्पेसिफिकली बोलिए नहीं लगेगा तो बात अलग हो जाएगी। या फिर इस 100% ईओयू या एसईजेड की यूनिट ने क्या किया सर, जो इनपुट इंपोर्ट किए उनको एज इट इज डोमेस्टिक मार्केट में बेच दिया डीटीए में, तो अब लग जाएगा ड्यूटी बेटा। या फिर उनसे बनने वाले आउटपुट गुड्स को डोमेस्टिक मार्केट में बेच दिया, तो उन आउटपुट गुड्स में जितना इनपुट लगा हुआ था जिसमें हमने एंटी डंपिंग या एंटी सब्सिडी या सेफगार्ड मेजर नहीं लगाते, अब लगा देंगे बेटा। क्लियर, डन। ये तीनों में सेम पॉइंट है बेटा। ये एंटी डंपिंग ड्यूटी का भी सेम पॉइंट ये रहा बेटा, हाँ ना भाई? ठीक सर। अब आइए एंटी एब्जॉर्प्शन रिव्यू इन रेस्पेक्ट ऑफ एंटी डंपिंग ड्यूटी और काउंटर व्हीलिंग ड्यूटी ऑन सब्सिडाइज्ड आर्टिकल बेटा। इधर ध्यान सर, गवर्नमेंट ने क्या किया, आप डम्प्ड प्राइस में गुड्स इंपोर्ट कर रहे थे, हमने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दिया। आप सब्सिडाइज्ड प्राइस पे गुड्स इंपोर्ट कर रहे थे, हमने काउंटर व्हीलिंग ड्यूटी टू कंट्रोल द सब्सिडाइज्ड आर्टिकल हमने लगा दिया बेटा। पर आपने क्या किया भाई साहब, डम्प्ड प्राइस और कम कर दी, वहां पे आउट ऑफ इंडिया सब्सिडी मिल रही थी और ज्यादा सब्सिडी दे दी बेटा। तो आपने क्या किया, हमने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई, हमने काउंटर व्हीलिंग ड्यूटी ऑन सब्सिडाइज्ड आर्टिकल लगाया, आपने वहां सब्सिडी और दे दी, आपने डंपिंग प्राइस और कर दी, मतलब आपने प्राइस और कम कर दी टू रेंडर एंटी डंपिंग ड्यूटी या एंटी सब्सिडी ड्यूटी इनइफेक्टिव। आपने प्राइस कम कर दी, उसकी वजह से हमारा एंटी डंपिंग ड्यूटी या एंटी सब्सिडी ड्यूटी इनइफेक्टिव हो गया। हम क्या पागल है क्या? सरकार ने बोल दिया क्या, एंटी एब्जॉर्प्शन रिव्यू, मतलब आपने हमारा एंटी डंपिंग ड्यूटी और ड्यूटी अगेंस्ट सब्सिडी एब्जॉर्ब कर लिया, हम एंटी एब्जॉर्प्शन रिव्यू करेंगे और हम भी क्या करेंगे, अच्छा हम पहले उस गवर्नमेंट ऑफ कंट्री ऑफ ओरिजिन को पहले नोटिफाई करेंगे, डेजिग्नेटेड अथॉरिटी उसको नोटिफाई करेगी, भाई साहब आपने ऐसा करा है, चेक कर लो। नहीं तो हम तो सर क्या करने वाले हैं, हमने जो एंटी डंपिंग ड्यूटी या एंटी सब्सिडी ड्यूटी लगाया था उसको हम रिव्यू करके वापस से इंक्रीज करने वाले हैं, हाँ है ना? अब आप देख लो सर, अगर उसने प्रूव कर दिया कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया है तो हम नहीं लगाएंगे, पर अगर वो प्रूव नहीं कर पाया तो ऐसे केस में हम सर एंटी एब्जॉर्प्शन रिव्यू लगा के डेजिग्नेटेड अथॉरिटी क्या कर देगी, एंटी डंपिंग ड्यूटी एंड काउंटर व्हीलिंग ड्यूटी ऑन सब्सिडाइज्ड आर्टिकल का जो मेजरमेंट था या जिस बेसिस पे वो लगा रहे थे, जिस फॉर्म में वो लगा रहे थे, उसको इंक्रीज करके सर गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा देगी, सो दैट कस्टम चार्ज की टू इक्वलाइज द इंपोर्टेड गुड्स विद द डोमेस्टिक गुड्स, हाँ है ना भाई? क्लियर, डन। इसको बोलते हैं क्या, एंटी एब्जॉर्प्शन रिव्यू बेटा। पर हाँ सर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गया था बेटा, वहां की कॉस्टिंग कम हो गई, उसकी वजह से हुआ, तो उन्होंने सर कोई एक्स्ट्रा प्राइस कम नहीं करी बेटा। क्लियर, अगर मान लो कॉस्टिंग ही कम हो गई, महंगाई कम हो गई, उसकी वजह से प्राइस कम हो गई, बात अलग होगी सर। उन्होंने क्या किया, नॉर्मल प्राइस से भी कम प्राइस में बेचा, उसके लिए हमने एंटी डंपिंग लगाया, उन्होंने और प्राइस कम कर दिया बेवकूफी करने के लिए, हमको बेवकूफ बनाने के लिए हम एंटी एब्जॉर्प्शन रिव्यू लगा देंगे और एक्स्ट्रा टैक्स लगा देंगे बेटा। बोलो यस सर। माहौल आओ मालिक। अच्छा, ये क्वेश्चन बड़ा ही फैशन में चल रहा है बेटा। कोई गुड्स अगर आपने आउट ऑफ इंडिया भेजा रिपेयर्स के लिए बेटा, और वो गुड्स वापस इंडिया में आ गया विदाउट बीइंग रीमैन्युफैक्चर्ड और रीप्रोसेस्ड विद इन 3 years विच इज एक्सटेंडेबल टू 5 years प्लस ओनरशिप ऑफ द गुड्स शुड नॉट चेंज बेटा। तो ऐसे केस में जो फेयर कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग होती है, क्या होती है बेटा, फेयर कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग प्लस सर फेयर कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स यूज्ड इन सच रिपेयरिंग प्लस फ्रेट एंड इंश्योरेंस बोथ वेज, इस पे कस्टम लगेगा। भले ही जिसने रिपेयरिंग करी वो मशीन मान लो वारंटी में था, उसने हमसे कोई रिपेयरिंग चार्ज नहीं लिया, फिर भी सर फेयर कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स यूज्ड इन सच रिपेयरिंग प्लस फ्रेट एंड इंश्योरेंस बोथ वेज पर ड्यूटी लगेगा। पर केवल कस्टम ड्यूटी नहीं बेटा, साथ में 3739 भी तो लगेगा सर, मतलब पूरा कस्टम लगेगा साहब। तो जस्ट टू क्लेरिफाई
गवर्नमेंट ने क्लेरिफिकेटरी अमेंडमेंट किया, यहाँ केवल ड्यूटी था बेटा, तो ड्यूटी को काट के ड्यूटी टैक्स एंड सेस लिखा बेटा। वैसे हमने जब पहले पढ़ा था उसके जब पहले क्वेश्चंस किए थे हमने, जब ये अमेंडमेंट लेक्चर से पहले आपने देखा होंगे, तो उसमें भी हमने आईजीएसटी सेस सब लगाया था बेटा। तो जस्ट क्लेरिफाई करने के लिए गवर्नमेंट ने सर्कुलर भी दिया और अमेंडमेंट भी करके बोल दिया कि भाई इस पर ड्यूटी मतलब केवल कस्टम ड्यूटी होता बेटा, इसलिए टैक्स और सेस भी लिख दिया और बोल दिया कि आईजीएसटी और जीएसटी सेस भी लगेगा। क्लियर? ठीक सर, कोई खास बात नहीं सर, ये आपने ऑलरेडी पहले पढ़ा था, वही है सर। आओ मालिक, बिल ऑफ एंट्री कब तक फाइल कर सकते हो बेटा? अमेंडमेंट हुआ है, पहले क्या था बेटा, जिस दिन वो कन्वेंस वेसल एयरक्राफ्ट या व्हीकल आ रहा है वो दिन खत्म होने से पहले पहले आपको बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी होती थी, पर अमेंडमेंट कर दिया, एक दिन पहले फाइल करनी पड़ेगी साहब। मतलब 14 फेब को वेसल एयरक्राफ्ट या व्हीकल आ रहा है तो 13 फेब, भली हॉलीडे हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, एक माह का क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, ध्यान रखना। 13 फेब मतलब बिफोर द एंड ऑफ द डे प्रीसीडिंग द डे ऑन विच वेसल एयरक्राफ्ट और व्हीकल इज अराइविंग, मतलब 13 फेब खत्म होने से पहले पहले आपको बिल ऑफ एंट्री फाइल करना पड़ेगा। हाँ, सीबीएसई को पावर देगी, वो चाहे तो कुछ स्पेसिफिक केसेस में सर एक्स्ट्रा टाइम दे सकती है, और एक्स्ट्रा टाइम भी मैक्सिमम एक दिन का दे सकती है बेटा। मतलब जिस दिन वेसल व्हीकल एयरक्राफ्ट आया है उस दिन के खत्म होने से पहले पहले तो आपको बिल ऑफ एंट्री फाइल करना ही पड़ेगा। जैसे व्हीकल के थ्रू आ रहा है बेटा, वहां पे क्या होता है, ऑनलाइन बिल ऑफ एंट्री वगैरह फाइल, ऑनलाइन मास्टर्स बिल ऑफ लेडिंग वगैरह नहीं मिलती बेटा। तो वहां पर क्या होता है, जब व्हीकल आता है उसके बाद ही सर बिल ऑफ एंट्री फाइल कर पाते हो आप लोग। तो सर ठीक है, वो कौन कौन से केस में गवर्नमेंट अलाउ किया वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं बेटा, आईसीए ने आपके सिलेबस में नहीं दिया। बस आपको ये ध्यान रखना है क्या, जनरली किस दिन 14 फेब को वेसल आ रहा है, व्हीकल आ रहा है, एयरक्राफ्ट आ रहा है, तो 13 फेब भली वो हॉलीडे हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि वैसे भी 30 दिन का टाइम देना यार। इफ इट इज एक्सपेक्टेड कि नेक्स्ट 30 दिन में वेसल व्हीकल या एयरक्राफ्ट आने वाला, तो एडवांस में बिल ऑफ एंट्री फाइल कर दो ना यार, आप लेट क्यों वेट करते हो सर आप, तो एक दिन पहले तक आपको फाइल करना पड़ेगा। क्लियर? ठीक साहब। और गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो चाहे तो कुछ केस में एक दिन का टाइम एक्स्ट्रा दे देगी, मतलब जिस दिन वेसल व्हीकल एयरक्राफ्ट आया है उसके वो दिन खत्म होने से पहले पहले बिल ऑफ एंट्री फाइल करना पड़ेगा। वो केस कौन कौन से नोटिफाई किए वो याद करने की जरूरत नहीं है। आइए बच्चों, सर कस्टम का लास्ट पॉइंट है सर, सेक्शन 25 सबसेक्शन 4A, अगर कभी कोई गुड्स पर कस्टम ड्यूटी गवर्नमेंट ने एग्जाम करी है एंड द एग्जामिशन इज कंडीशनल एग्जामिशन, क्या है मालिक, कंडीशनल एग्जामिशन, तो कंडीशनल एग्जामिशन वैलिड रहेगा 2 साल के लिए। 2 साल के बाद जो 31 मार्च आ रहा है उस दिन तक वैलिड रहेगा, उसके बाद वो ऑटोमेटिक विड्रॉ हो जाएगा, अगर पहले विड्रॉ नहीं किया तो बेटा। मतलब मान लो 14 फेब को कोई कंडीशनल एग्जामिशन दिया, 14 फेब 2022 को सर, तो ये वैलिड रहेगा कब तक, 31 मार्च 2024 तक बेटा। मतलब 2 साल के बाद जो 31 मार्च आने वाला है तब तक वैलिड रहेगा, अगर गवर्नमेंट उससे पहले विड्रॉ कर ले बात अलग होगी, नहीं तो वो 31 मार्च 2024 को ऑटोमेटिक विड्रॉ हो जाएगा, कंडीशनल एग्जामिशन है तो। आइए बच्चों, एफटीपी, सबसे पहली बात फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का वैलिडिटी एक्सटेंड करके 31 मार्च 2022 तक कर दिया था बेटा, समझे। तो इसलिए अदर जो बेनिफिट थे जैसे डीएफआईए, ईपीसी स्कीम एटसेट्रा, इनको भी 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया था सर, कोई खास बात नहीं, हर 6 महीने बढ़ा रहा है बेटा। इनफैक्ट 31 मार्च से बाद 30 जून तक और बढ़ा दिया बेटा इसको, ठीक है साहब। आइए सर, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में एक नया स्कीम एड हुआ, अच्छा एमईआईएस स्कीम हो चुका है विड्रॉ, एसईआईएस भी आपके सिलेबस में नहीं है बेटा। क्लियर सर, एसईआईएस भी नहीं पढ़ना, अब आ गया क्या, रोडटेप स्कीम बेटा। लास्ट पॉइंट फॉर अमेंडमेंट्स सर, रोडटेप स्कीम ये एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होगी मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि पहली बार एप्लीकेबल हुई एग्जाम्स के लिए एंड एमईएस विड्रॉ हो गया, एमईएस को रिप्लेस करके स्कीम आई है बेटा। मैं तुम्हें बताता हूं, जैसे आपने ऑल इंडस्ट्री रेट पढ़ा था बेटा, कि आपने जो एफओबी वैल्यू का गुड्स एक्सपोर्ट किया है उसका एक परसेंटेज आपको ड्रॉबैक मिल रहा था, वैसे ही एक परसेंटेज आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे, ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स जिसको बोलते हैं रोडटेप स्कीम बेटा। सर इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा, जो भी आपने परचेजेस पे टैक्स पे किए, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट में जो टैक्सेस पे किए, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट में जो टैक्स पे किए, उन सबको कंपनसेट करने के लिए, उन सबका टैक्सेस का रिफंड देने के लिए सर गवर्नमेंट क्या लेके आई, रोडटेप स्कीम लेके आई, नाम क्या है, रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट स्कीम। सर इसके थ्रू क्या करेंगे बेटा, ये लोग एक ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट इशू करेंगे, क्या करेंगे सर, ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट इशू करेंगे बेटा। ड्यूटी क्रेडिट जो इशू करेंगे बेटा, ड्यूटी क्रेडिट सुनना बेटा, आपने जो एक्सपोर्ट किया है उसकी एफओबी वैल्यू का एक परसेंटेज आपको दिया जाएगा, पर हाँ दैट एफओबी वैल्यू कैन नॉट बी मोर देन 1.5 टाइम्स द वैल्यू ऑफ लाइक गुड्स इफ डोमेस्टिकली सप्लाइड बेटा। डोमेस्टिक मार्केट में अगर हमने बेचा होता तो सर कितने बेचा होता, उसका 1.5 टाइम्स या एक्चुअल एफओबी वैल्यू ऑफ द गुड्स व्हिचएवर इज लोअर, उसका परसेंटेज आपको मिलेगा क्या, ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट सर। अब सर ड्यूटी क्रेडिट जो मिलेगी बेटा, सुनना बच्चों ध्यान से, कुछ इन्होंने गुड्स नोटिफाई कर दिया, एनेक्स दे दिए, उनके रेस्पेक्ट में ड्यूटी क्रेडिट नहीं मिलेगी, पहली बात तो ये। वो गुड्स कौन कौन से हम 2 मिनट बाद पढ़ लेंगे सर। प्लस
ये ड्यूटी क्यों मिल रही बेटा, ये क्रेडिट क्यों मिल रहा है आपको, ये उन ड्यूटीज टैक्सेस और लेवीज का रिफंड देने के लिए आपको मिल रहा है जो आपने वेरियस स्टेजेस ऑफ द गुड्स के लिए एक्सपोर्ट करने से पहले आपने पे किया हुआ सारी स्टेजेस पे बेटा। पर अगर किसी ने परचेज पे टैक्स पे किया ही नहीं, एग्जामिशन ले रखा बेटा कुछ, तो ऐसे केस में उसको ये स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलेगा। जो एनेक्सर 4R में गुड्स नोटेड है सर, उसमें क्या किया इन्होंने, एक पूरा एनेक्सर दे दिया बेटा, पूरा शेड्यूल दे दिया और लिस्ट ऑफ गुड्स दे दी कि इस गुड्स पर ये रेट ऑफ ड्यूटी क्रेडिट मिलेगा, इस गुड्स पे ये मिलेगा विद मैक्सिमम कैप, जो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। क्लियर, ये मैं आपसे बात कर चुका हूं। अच्छा, 1 जनवरी 2021 के बाद अगर आपने एक्सपोर्ट किया है थ्रू सच कस्टम पोर्ट, एयरपोर्ट या लैंड कस्टम स्टेशन जहां पर ऑनलाइन शिपिंग बिल फाइल करने का ऑप्शन है, बिल ऑफ एक्सपोर्ट या शिपिंग बिल आपने इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करा है थ्रू कस्टम्स ऑटोमेटेड सिस्टम, तो ही रोड टैप स्कीम का बेनिफिट मिलेगा, नहीं तो बेनिफिट नहीं मिलेगा। ध्यान रखना बेटा। ओके सर, ध्यान देना बेटा। अब जो ड्यूटी क्रेडिट मिला है आपको, दैट कैन बी यूज्ड टू ऑफसेट द लायबिलिटी ऑफ बेसिक कस्टम ड्यूटी बेटा। मतलब जो ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट आपको मिली बेटा, जैसे मान लो 2 करोड़ का आपने एक्सपोर्ट किया, उस पर 2% आपको क्या मिल गया, ड्यूटी क्रेडिट मिल गया। मतलब 4 लाख का आपको क्या है, ड्यूटी क्रेडिट मिल गया। फ्यूचर में आप कुछ भी इंपोर्ट करते हो, उस पर 4 लाख तक का कस्टम अगर लगता है, तो उस पॉइंट्स को आप ऑफसेट कर सकते हो अप टू 4 लाख रुपीज ऑफ द बेसिक कस्टम ड्यूटी बेटा, अदर ड्यूटीज के लिए नहीं। सेकंड थिंग, ये ड्यूटी क्रेडिट को आप जैसे आपको इश्यू होता है बेटा, आपके सर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में डाल दिया जाएगा बेटा, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में डाल दिया जाएगा। एंड सर ध्यान देना बेटा, आपको ये जो ड्यूटी क्रेडिट मिली, इसको ई स्क्रिप्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा विद इन 1 ईयर बेटा। आप मोर देन 1 स्क्रिप्ट को एक्यूमुलेट करके सिंगल ई स्क्रिप्ट बना सकते हो बेटा। पर ये ई स्क्रिप्ट जनरेट करने का टाइम कितना है, 1 ईयर। और 1 ईयर के अंदर अगर आपने ई स्क्रिप्ट को जनरेट नहीं किया, तो कस्टम्स ऑटोमेटेड सिस्टम ऑटोमेटिकली सर क्या करेगा, उनको कस्टम पोर्ट वाइज ग्रुपिंग करके सर ई स्क्रिप्ट में जनरेट कर देगा। क्योंकि ई स्क्रिप्ट जनरेट होने के बाद उसका वैलिडिटी पीरियड 1 साल ही है बेटा। और ई स्क्रिप्ट एक बार जनरेट हो गया सर, उसके 1 साल तक ही उसकी वैलिडिटी रहती है बेटा। 1 साल में उस ई स्क्रिप्ट को आपको यूज करना पड़ेगा, नहीं तो वो क्या हो जाएगी, लैप्स। और उसको यूज करके बेसिक कस्टम ड्यूटी आप ऑफसेट कर सकते हो बेटा। पर खास बात, इस ई स्क्रिप्ट को आप किसी को ट्रांसफर भी कर सकते हो, बट ट्रांसफरिंग द ई स्क्रिप्ट विल नॉट एनहांस और एक्सटेंड द वैलिडिटी पीरियड ऑफ द ई स्क्रिप्ट बेटा। मतलब ई स्क्रिप्ट का वैलिडिटी पीरियड एक्सटेंड नहीं होगा, भले आपने किसी को ट्रांसफर कर दिया तो भी वो 1 ईयर का वैलिडिटी रहेगा। 1 ईयर कब से, जब से ओरिजिनली ई स्क्रिप्ट क्या हुई थी बेटा, जनरेट हुई थी बेटा। क्लियर, 1 साल में यूज कर लेना, नहीं तो लैप्स हो जाएगा बेटा। क्लियर, डन। एंड वंस ई स्क्रिप्ट हैज बीन लैप्स्ड, इट कैन नॉट बी रीजनरेटेड अगेन बेटा। एंड कैंसिलेशन ड्यूटी क्रेडिट बेटा खत्म। सुनना बेटा, अगर आपने कोई वायलेशन की है, कॉन्ट्राविन किया प्रोविजंस को, तो ऐसे केस में आपकी ड्यूटी क्रेडिट क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी सर। देन अच्छा देना बेटा, कैंसिल करने से पहले एक बार आपको अपॉर्चुनिटी बिंग हर्ट देंगे, अरे हाँ है ना, आपका रिप्रेजेंटेशन लेंगे, उसके बाद ही ड्यूटी क्रेडिट क्या करेंगे सर, विड्रॉ कर लेंगे और कैंसिल कर देंगे। पर बिफोर विड्रॉ या बिफोर कैंसिलेशन द ई स्क्रिप्ट सर क्या करेंगे ये लोग, एक बार उसको सस्पेंड कर देंगे बेटा। क्योंकि ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द प्रोसीडिंग आप उस ड्यूटी क्रेडिट को यूज नहीं कर पाए, इसलिए उसको क्या कर देंगे, इस पर सस्पेंड कर देंगे बेटा। ना तो उसका यूज कर पाएंगे, ना किसी को ट्रांसफर कर पाएंगे साहब। अब रिकवरी ऑफ अमाउंट ऑफ ड्यूटी क्रेडिट बेटा, अगर कभी आपको गलती से एक्सेस ड्यूटी क्रेडिट मिल गया, तो ऐसे केस में डिपार्टमेंट क्या करेगा, आपसे रिकवरी करेगा। क्लियर, अगर आपने किसी को ट्रांसफर कर दिया या यूज कर लिया, तो आपसे वो रिकवरी करेंगे। एंड सर आपने अगर उसको यूज कर लिया, तो दे विल रिकवर द अमाउंट अलोंग विथ इंटरेस्ट। ठीक सर। रिकवरी ऑफ द अमाउंट ऑफ ड्यूटी क्रेडिट वेयर एक्सपोर्ट प्रोसीड्स आर नॉट रियलाइज्ड। भाई हम आपको प्रमोट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए हमने आपको बेनिफिट दिया, क्यों, सो दैट कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज इंडिया में आए। अगर आरबीआई की टाइम लिमिट के अंदर जो फेमा में टाइम लिमिट दे रखा है, उसके अंदर पैसा नहीं आया, तो ऐसे केस में जितना पैसा नहीं आया उतना प्रोपोर्शनल ड्यूटी क्रेडिट हम आपका अमाउंट क्या कर देंगे, रिकवरी कर लेंगे, ड्यूटी क्रेडिट कैंसिल कर देंगे। और अगर आपने यूज कर लिया, तो वो अमाउंट हम रिकवर करेंगे अलोंग विथ इंटरेस्ट। और बाद में अगर आपको फॉरेन करेंसी रियलाइज हो गया, तो यू कैन अगेन रीअप्लाई फॉर री इश्यू ऑफ योर ड्यूटी क्रेडिट बेटा, है ना। पर वो बाद में जो पैसा रियलाइज हुआ, वो भी आरबीआई टाइम लिमिट जो एक्सटेंड होती है बेटा, उसके अंदर आपको पैसा रियलाइज हो जाना चाहिए बेटा। क्लियर, कोई खास बात नहीं सर। आइए बच्चों, किन किन केस में ड्यूटी क्रेडिट नहीं मिलती, इन एलिजिबल बेटा। लास्ट पॉइंट सर, सर ये लिस्ट आपको ध्यान रखना पड़ेगा सर, ये रोड टेप स्कीम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है एग्जाम्स के लिए बेटा। गुड्स विच आर रेस्ट्रिक्टेड और प्रोहिबिटेड फॉर एक्सपोर्ट अंडर शेड्यूल 2। देन अच्छा ये इन एलिजिबल कैटेगरी बेटा, एक्सपोर्ट ऑफ इंपोर्टेड गुड्स कवर्ड अंडर पैराग्राफ नंबर 2.46 ऑफ द एफटीपी। मतलब कोई गुड्स आपने इंपोर्ट किया, उसी को एक्सपोर्ट कर रहे हो बेटा, सर ड्यूटी क्रेडिट नहीं मिलेगा। एक्सपोर्ट्स थ्रू ट्रांसशिपमेंट, मीनिंग बाय सर सिंगापुर से गुड्स आया दुबई जाने के लिए बेटा, यहां तो केवल अनलोड हुआ और अनलोड के वापस दुबई जा रहा है बेटा, तो यहां पे यहाँ के लोगों ने एक्सपोर्ट किया क्या, नहीं।
सर वो तो सिंगापुर वालों ने एक्सपोर्ट किया था बेटा, यहाँ तो केवल ट्रांसशिपमेंट हुआ है बेटा। गुड्स सब्जेक्ट टू मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस और मिनिमम एक्सपोर्ट ड्यूटी, सॉरी मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस की कंडीशन है, या किसी गुड्स के एक्सपोर्ट करने पे एक्सपोर्ट ड्यूटी लग रहा है, मतलब गवर्नमेंट डोंट वांट टू प्रमोट द गुड्स ऑफ प्रमोट द एक्सपोर्ट ऑफ दोस गुड्स, हम कोई आपको ड्यूटी क्रेडिट नहीं देंगे। डिम्ड एक्सपोर्ट, गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और एक्सपोर्टेड बाय एनी यूनिट सिचुएटेड इन SEZ, फ्री ट्रेड एंड वेयरहाउसिंग जोन, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क यूनिट, बायोटेक्नोलॉजी पार्क यूनिट और एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, क्योंकि इनको ऑलरेडी गवर्नमेंट ने कई सारे टैक्सेस के बेनिफिट दे रखे सर। गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और एक्सपोर्टेड बाय यूनिट लाइसेंस्ड इज 100% EOU, देन गुड्स एक्सपोर्टेड अंडर एडवांस ऑथराइजेशन और DFIA स्कीम, क्लियर, ऑलरेडी DFIA स्कीम या एडवांस ऑथराइजेशन में आपने ड्यूटी फ्री परचेज किया हुआ है, किस बात का रोड टेप स्कीम बेटा आपको। गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सप्लाइड बाय यूनिट्स इन DTA टू SEZ यूनिट और फ्री ट्रेड एंड वेयरहाउसिंग जोन, बेटा DTA से इनको सप्लाई किया है, एलिजिबल नहीं है सर। गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन SEZ, फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग जोन, EOU, ESTP, बायोटेक्नोलॉजी पार्क, EPZ एंड एक्सपोर्टेड थ्रू DTA यूनिट, बेटा अगर ये लोग एक्सपोर्ट करते तो बेनिफिट नहीं मिलता, इन्होंने क्या किया, DTA में ट्रांसफर किया और फिर एक्सपोर्ट किया तो भी बेनिफिट नहीं मिलेगा सर। गुड्स मैन्युफैक्चर्ड पार्शली और होली इन अ वेयरहाउस, कस्टम बोर्डेड वेयरहाउस में आपने मैन्युफैक्चर किया, वहां से एक्सपोर्ट कर रहे हो, वैसे भी आपने टैक्सेस पे नहीं किया तो रिफंड किस बात का बेटा, मतलब ड्यूटी क्रेडिट किस बात का। गुड्स अवेलिंग द बेनिफिट ऑफ नोटिफिकेशन 32 of 1997, दैट इज गुड्स इंपोर्टेड फ्री ऑफ ऑल कस्टम ड्यूटी फॉर बीइंग यूज्ड इन गुड्स टू बी री एक्सपोर्टेड, बेटा आपने परचेज पे कोई टैक्स पे नहीं किया, क्योंकि आपने पहले ही प्रॉमिस कर दिया था कि मैं इन गुड्स को यूज करूंगा उन गुड्स के लिए जो मैं एक्सपोर्ट करने वाला हूं, तो ऐसे केस में सर ऑलरेडी आपने बेनिफिट ले रखा है, अब आपको रोड टेप स्कीम नहीं मिलेगी सर। गुड्स फॉर विच क्लेम ऑफ ड्यूटी क्रेडिट इज नॉट फाइल्ड इन द शिपिंग बिल और बिल ऑफ एक्सपोर्ट इन द कस्टम्स ऑटोमेटेड सिस्टम, बेटा आपको ऑनलाइन ही शिपिंग बिल फाइल करनी पड़ेगी थ्रू कस्टम ऑटोमेटेड सिस्टम, तो बेनिफिट मिलेगा, नहीं तो बेनिफिट नहीं मिलेगा। लास्ट, गुड्स दैट हैव बीन टेकन इनटू यूज आफ्टर मैन्युफैक्चर, भाई मैन्युफैक्चर किया यूज करके फिर बेच रहे हो, हम रोड टेप स्कीम का बेनिफिट नहीं देंगे। क्लियर, डन, भारत माता की जय। अच्छा जैसे रोड टेप स्कीम थी बेटा, वैसे ही ROA CTL स्कीम भी बेटा कपड़ों के लिए, बेटा गारमेंट्स, एक्सपोर्ट ऑफ गारमेंट्स एंड मैडम्स के लिए अलग से स्कीम देखी, पर वो आपके सिलेबस में नहीं, क्योंकि वो स्पेसिफिक गुड्स के लिए बेटा। क्लियर, डन, इसी के साथ ये अमेंडमेंट सारे खत्म होते हैं। अब इसी के साथ भारत माता की जय। आई होप सर मैंने रिवीजन प्लान जो आपको दे रखा है उसमें मैंने 30 मिनट्स ही काउंट किया था बेटा, कि अमेंडमेंट का रिवीजन लेक्चर अपलोड करने में 30 मिनट्स लगेंगे, पर सर ये लगभग 1 घंटे का लेक्चर हो गया है। कोई बात नहीं सर, एक बार इसको ध्यान से सुन लेना, सारे अमेंडमेंट्स कवर हो गए सर, आपके माहौल के साथ आप पढ़िए। पर सर ऑल दी बेस्ट, put your 100% because this is the time when you can prove yourself, this is the time जब दुनिया आपको देखेगी, आप चमकेंगे और दुनिया सर देखती रहेगी आपको। ऑल दी बेस्ट, दिस इज द टाइम टू प्रूव योरसेल्फ। माहौल के साथ पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।